आर्टिफैक्ट्स में बहुत पोटेंशियल है, बस इन्हें सही से रिफाइन नहीं किया गया था। एक बार मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, फिर देखना ये कितने खतरनाक बन जाते हैं। ठीक उसी वक्त घर के बाहर बटलर जैन और वो मॉन्क पहुंच जाते हैं। बटलर जैन इशारा करता है, मास्टर मॉन्क, यही वो जगह है जहां यंग मास्टर जी को बंदी बनाया गया है। मॉन्क कहता है, शुक्रिया बटलर, आगे का रास्ता मैं खुद ढूंढ लूंगा। बोलते बोलते मॉन्क अपनी डिवाइन साइट एक्टिवेट करता है। वो अपनी जादुई नजर से दीवार के पार देखता है और बहुत शांति से बताता है, घर के अंदर 2 कल्टीवेटर्स हैं, एक आदमी और एक औरत। दोनों ही की रिफाइनिंग के पीक लेवल पर है और एक कोने में एक छोटी बच्ची कॉप्स पपेट के साथ खेल रही है। बटलर जैन डरते डरते पूछता है, मास्टर मॉन्क, क्या यंग मास्टर जी ठीक है? मॉन्क जवाब देता है, एक अच्छी खबर है और एक बुरी। अच्छी खबर यह है कि यंग मास्टर जिंदा है, लेकिन बुरी खबर यह है कि उनका ऑरा बहुत कमजोर हो चुका है। इसका साफ मतलब यह है कि वो अब कल्टीवेटर नहीं रहे। उन लोगों ने इविल तरीकों का इस्तेमाल करके उनकी सारी पावर छीन ली है। उधर अंदर माइकी को तुरंत महसूस हो जाता है कि कोई अपनी डिवाइन साइट का इस्तेमाल कर रहा है। वो चिल्लाकर कहता है, अगर तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं कहाँ हूँ तो छुपने की बजाय सामने आ जाओ। बटलर जैन बाहर से ही चिल्लाता है, प्लीज मास्टर मॉन्क, हमारे यंग मास्टर को बचा लीजिए। अगले ही पल मॉन्क अपनी जगह से गायब होता है और टेलीपोर्ट होकर सीधे माइकी के सामने प्रकट हो जाता है। उसे देखकर माइकी कहता है, तुम जी फैमिली के तो नहीं लगते, तुम तो एक मॉन्क हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मॉन्क माइकी को गौर से देखता है और मन ही मन सोचता है, ये लड़का बहुत अजीब है। इसकी स्ट्रेंथ तो सिर्फ की रिफाइनिंग लेवल की है, लेकिन इसका स्पिरिचुअल सेंस यंग मास्टर जी से कई गुना ज्यादा गहरा है। ये तो ऐसा है जैसे कोई किनारे पर खड़ा होकर समंदर की गहराई नापने की कोशिश करे। लोग सही कहते हैं, किसी की ताकत का अंदाजा उसके हुलिये से नहीं लगाना चाहिए। मुझे इससे लड़ाई अवॉइड करनी चाहिए। मॉन्क आगे बढ़ता है और बहुत ही विनम्रता से अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं कर्म में विश्वास रखने वाला एक साधारण सा मॉन्क हूँ। मेरा नाम डिंग डिंग धर्मा है। मैं यहाँ सिर्फ यंग मास्टर जी को वापस लेने आया हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें रिहा कर दे और सही रास्ते पर लौटाएं। यंग मास्टर को पकड़ के रखने में न आपका फायदा है न मेरा। अगर आप उन्हें जाने देंगे तो मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे। मॉन्क की बातें सुनकर माइकी मन ही मन उसकी असलियत पहचान लेता है। वो सोचता है, ये दावा करता है कि ये कर्मा को मानता है, लेकिन ये झूठ बोल रहा है। कर्मा के असली फॉलोअर्स दुनियादारी के मामलों में दखल नहीं देते। उनकी नज़र में एक यंग मास्टर जी और एक आम इंसान बराबर होते हैं। ये बस एक ईविल कल्टीवेटर है जिसने मॉन्क का भेष बना रखा है, लेकिन इसे खुद इस बात का एहसास नहीं है। मैं इसके सामने नहीं झुकने वाला। माइकी जोर से बोलता है, तुमने आते ही मुझ पर हमला नहीं किया, मुझे ये बात पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम कर्मा की बात करते हो ना, तो चलो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। माइकी सच बताता है, तुम्हारा यंग मास्टर जी यहाँ मेरी बेटी को उठाने आया था। उसने उसे चुराने के लिए मुझे और मेरी वाइफ को मारने की कोशिश की, और तुम इतने समझदार तो हो कि समझ सको कि क्यों। उसे एक बच्ची की प्योर एनर्जी चाहिए थी। एक पिता होने के नाते मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने उसे हराया, मैंने संयम दिखाया, इसीलिए वो अभी जिंदा है, वरना वो कब का मर चुका होता। माइकी चेतावनी देता है, मैंने तुम्हें सब बता दिया। अगर तुम अभी यहाँ से चले जाओ तो सेफ रहोगे, वरना तुम्हारे इस गंजे सिर को फोड़ने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। और वैसे भी गंजे सिर को फोड़ने का अपना अलग ही मजा है। बटलर जैन गुस्से में बीच में कूद पड़ता है, क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ सबको पता है कि तुम एक ईविल कल्टीवेटर हो जो झूठ बोलकर मास्टर डिंग डिंग धर्मा को गुमराह कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है वो गंजे हैं तो बेवकूफ हैं? उनके पास दिमाग भी है। तुम्हारी बेटी वहां आराम से खेल रही है। अगर यंग मास्टर जी उसे सच में ले जाना चाहते तो तुम उन्हें रोक नहीं पाते। तुमने पक्का कोई चाल चलकर उन्हें फंसाया है। मॉन्क डिंग डिंग धर्मा अब सख्त लहजे में बोलता है, मेरा भतीजा बचपन से एक अच्छा बच्चा रहा है। मैंने उसे बड़ा होते हुए देखा है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। फिर वो एक तर्क देता है, और तुम कहते हो कि वो ईविल कल्टीवेटर है। जरा उधर देखो, तुम्हारी बेटी एक कॉप्स पपेट के साथ खेल रही है। जहां तक मुझे पता है, मरने के बाद भी किसी की सोल को शांति ना देना सबसे बुरी ईविल टेक्निक मानी जाती है। इससे बुरा और क्या हो सकता है? मॉन्क अपना फैसला सुनाता है, सारे सबूत साफ इशारा कर रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि तुम्हारी बातों में आ जाऊं। मेरे भतीजे को तुरंत छोड़ दो। मैं हेवन के रास्ते पर चलता हूं। जिंदगी और मौत का फैसला ऊपर वाला करता है, मैं नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी कल्टीवेशन खुद नष्ट करनी होगी और अपने सारे ईविल आर्टिफैक्ट्स मुझे सौंपने होंगे। अगर तुम इतना कर दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बख्श दूंगा। माइकी उसकी दोगली बातें सुनकर ठंडे दिमाग से जवाब देता है, मॉन्क होने के नाम पर सही और गलत का फैसला करना कितना आसान है ना। तुमने दुनिया को तो अच्छे से बेवकूफ बना रखा है, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं वो नहीं हूं जिसे तुम अपने सपनों में भी बेवकूफ बना सको। माइकी अब सीधे मुद्दे पर आता है, ध्यान से सुन गंजे, मैंने प्यार से बात करने की कोशिश की थी। अब मैं साफ साफ कह रहा हूं, मैं तेरे भतीजे को नहीं छोड़ने वाला। फिर माइकी एक भयानक धमकी देता है, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरी वाइफ तेरे भतीजे का सिर धड़ से अलग कर देगी। और अगर तुझे लगता है कि वो शायद बच जाएगा तो बता दूं कि मैंने उसकी बॉडी पर एक पेपर बॉम्ब लगा रखा है। मेरा सिर्फ एक इशारा और तेरा प्यारा भतीजा 1000 टुकड़ों में फट जाएगा। तुझे उसे साबुत वापस नहीं ले जा पाएगा, तुझे उसे बैग में भरकर ले जाना पड़ेगा। ये सुनकर बटलर आग बबूला हो जाता है, तुझ 2 कौड़ी
बॉडी के कचरे की इतनी हिम्मत, तू हमारे यंग मास्टर जी को चोट पहुंचाएगा। जितने पैसों का तू सपना देखता है उससे ज्यादा तो हमारे यंग मास्टर डायपर पर खर्च कर देते थे। अगर तूने उन्हें हाथ भी लगाया तो तू पछताने के लिए भी जिंदा नहीं बचेगा। मॉन्क बटलर को शांत करता है। बटलर जैन, शांत हो जाओ। मैंने उसे शांति से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन साफ है कि उसे समझ नहीं आया। ईविल ने उसके शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। मॉन्क अपनी खतरनाक ऑरा रिलीज करता है। अब इसे प्यूरिफाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसकी सोल को इसके शरीर से बाहर निकालना होगा। मॉन्क लिली की तरफ मुड़ता है और चेतावनी देता है, फीमेल कल्टिवेटर, अगर तुमने मेरे भतीजे को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारे पति को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोलते बोलते वो आगे बढ़ता है और माइकी का गला पकड़ लेता है, लेकिन माइकी घबराने की बजाय मन ही मन मुस्कुराता है। परफेक्ट, सब कुछ बिल्कुल मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है। माइकी सोचता है, मुझे पता था कि ये गंजा अपनी होशियारी दिखाएगा। ये मुझे सीधे जान से नहीं मारेगा, क्योंकि इसे पता है कि मुझे मारने से इसका भतीजा नहीं बचने वाला। इसीलिए ये मुझे सिर्फ कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। वो मॉन्क की बेवकूफी पर तरस खाता है। बेचारे को अंदाजा भी नहीं है कि उसकी यही चालाकी उसकी मौत की वजह बनेगी। अगर इसने आते ही मुझ पर कोई लीथल अटैक किया होता तो शायद ये बच जाता, लेकिन अब इसने स्मार्ट बनने का खेल खेला है तो इसका मरना तय है। मॉन्क पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डिक्लेयर करता है, मैंने कहा था ना, हमारे बीच का फासला बहुत बड़ा है। मेरे सामने अकड़ने से तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तूने यंग मास्टर जी को पहले ही छोड़ दिया होता तो तू सही सलामत अपने घर जा सकता था, लेकिन तेरे घमंड ने तुझे सीधे खाई में ढकेल दिया है। तभी अचानक हवा का रुख बदलता है। एक घोस्ट सोल्जर अंधेरे से निकलकर मॉन्क पर हमला कर देता है। मॉन्क बाल बाल बचता है और पीछे हटता है। ये देखकर बटलर जैन की आंखें फटी रह जाती हैं। क्या तुम घोस्ट सोल्जर्स को भी समन कर सकते हो? रुको, तुम्हें ये टेक्निक कहां से मिली? ये तो जी फैमिली की सबसे खास सीक्रेट आर्ट है, और तुम्हारी टेक्निक तो हमसे भी ज्यादा रिफाइंड है। ये कोई मामूली सोल्जर नहीं बल्कि एक घोस्ट जनरल है। मॉन्क भी माइकी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। वो मानता है, बच्चे, मानना पड़ेगा, तेरे पास स्किल तो है। अब मुझे समझ आया कि मेरा भतीजा तुझसे क्यों हारा, जबकि उसका कल्टीवेशन लेवल तुझसे ज्यादा था। अगर आज मैं इतना स्ट्रांग नहीं होता तो मेरा ये चमकता हुआ गंजा सिर अब तक जमीन पर लुढ़क रहा होता। फिर वो हंसते हुए कहता है, लेकिन ये घोस्ट जनरल्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे सामने ये पूरी तरह बेकार हैं। वो घोस्ट जनरल्स दोबारा चार्ज करते हैं, लेकिन मॉन्क अपना बुद्धा शील्ड एक्टिवेट कर लेता है, जिससे सारे हमले आसानी से ब्लॉक हो जाते हैं। मॉन्क अब अपने फुल फॉर्म में आ जाता है। वो कहता है, मैंने कहा था ना, तुम्हारे हमले बेमतलब हैं। तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में अनगिनत पाप किए हैं, इसीलिए हेवन ने तुम्हें त्याग दिया है। मैं डिंग डिंग धर्मा अब तुम्हें ऊपर वाले का न्याय दिखाऊंगा। ये कहते ही वो अपना सिग्नेचर मूव डिंग डिंग पाम मारता है। एक ही झटके में सारे घोस्ट जनरल्स के परखच्चे उड़ जाते हैं और वो टुकड़ों में बिखर जाते हैं। ये नजारा देखकर बटलर खुशी से उछल पड़ता है। मुझे पता था, हमारे मॉन्क डिंग डिंग कमाल के हैं। ये छोटी मोटी ट्रिक्स उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। वो एक मिड स्टेज फाउंडेशन रेल्म के मास्टर हैं, जिन्होंने हजारों लड़ाइयां लड़ी हैं। एक मामूली बच्चा उन्हें कभी नहीं हरा सका। लेकिन तभी मॉन्क के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे महसूस होता है कि कोई बहुत ही भयानक चीज उसकी तरफ तेजी से आ रही है। वो उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से इतनी जबरदस्त और खौफनाक एनर्जी निकलती है कि वो हिल भी नहीं पाता। अंधेरे में से एक मैसिव हैंड निकलता है और मॉन्क का गला पकड़ लेता है। एक भारी और डरावनी आवाज गूंजती है, ए कीड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? बटलर जैन बुरी तरह घबरा जाता है। ये किसका हाथ है? इसने तो मास्टर डिंग डिंग का गला पकड़ लिया। माइकी शांति से हंसता है और अपना मास्टर स्ट्रोक रिवील करता है। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं इतना बेवकूफ हूं जो तुम्हारे जैसे स्ट्रांग आदमी के खिलाफ सिर्फ घोस्ट जनरल्स भेजूंगा? वो तो बस डिस्ट्रैक्शन थे, ताकि मैं अपना असली हमला तैयार कर सकूं। माइकी उसकी आंखों में देखकर कहता है, गंजे, तेरा असली मुकाबला इनसे नहीं बल्कि एक घोस्ट किंग से है। ये सुनते ही डिंग डिंग धर्मा डर के मारे जम जाता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। घोस्ट किंग, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। मैं एक घोस्ट किंग के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। बटलर जैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सदमे में सोचता है, ये तो वही गोस्ट किंग है जिसकी जी फैमिली हजारों सालों से पूजा करती आ रही है। इसने इस मामूली लड़के की पुकार कैसे सुन ली? माइकी बहुत कैजुअली समझाता है, बटलर, घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करने दो। देखो, गोस्ट किंग्स किसी के सगे नहीं होते। अगर वो तुम्हें पावर देते हैं तो बदले में कुछ लेते भी हैं, तुम्हारी लाइफ फोर्स। वो लड़ने के लिए तुम्हारी लाइफ स्पैन जला देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पालतू कुत्ते की तरह वफादार रहेंगे। वो वहीं जाते हैं जहां प्रॉफिट ज्यादा होता है, और अभी मैंने उन्हें तुम्हारी फैमिली से कहीं ज्यादा बड़ा ऑफर दिया है। बटलर जैन को यकीन नहीं हो रहा था। वो सोचता है, तो क्या इसका मतलब मास्टर डिंग डिंग धर्मा हार गए? वो तो ऐसे मास्टर हैं जिनकी हमारी फैमिली का हेड भी बहुत इज्जत करता है। उनका इतनी आसानी से हार जाना, ये बहुत शॉकिंग है। उधर डिंग डिंग धर्मा को अब अपनी हार का असली कारण समझ आता है। वो रियलाइज करता है, ये लड़का तो भयानक रूप से चालाक है। इसने मुझे बातों में उलझाए रखा और मेरी एनर्जी वेस्ट करवाई। मैंने अपनी सारी ताकत उन गोस्ट जनरल्स पर बर्बाद कर दी।
और अब जब गोस्ट किंग ने हमला किया तो मेरे पास हिलने तक की ताकत नहीं बची। मॉन्क मन ही मन उसकी तारीफ करता है। प्लान एकदम परफेक्ट था। अगर मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की होती तो गोस्ट किंग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ज्यादा से ज्यादा मुकाबला बराबरी का होता और वो भाग जाता। ऐसा लग रहा है कि गोस्ट किंग ने मुझे हराया, लेकिन सच तो ये है कि इस लड़के ने मुझे बिना छुए ही हरा दिया। इतनी कम उम्र में ऐसी खतरनाक प्लानिंग। ये कोई आम इंसान नहीं है। ये लड़का इस दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुआ है और इसकी हरकतें ये साफ साबित करती हैं। तभी अचानक वो गोस्ट किंग डिंग डिंग धर्मा पर झपटता है और उसके शरीर से उसका कोर खींचकर बाहर निकाल लेता है। गोस्ट किंग ललचाते हुए हंसता है। बहुत समय हो गया जब मैंने किसी इतने पावरफुल कल्टीवेटर का कोर देखा था। इसे खाने के बाद मेरी कल्टीवेशन जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। मुझे पता था कि इंसानों की दुनिया में आने पर मुझे शानदार तोहफा मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि वो उसे खा पाता, माइकी उसे बीच में ही टोक देता है। उसे खाने से पहले कम से कम 100 बार सोच लेना, क्योंकि वो चीज मेरी है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी चीज को हाथ भी लगाए, फिर चाहे वो इंसान हो या भूत। अगले ही पल गोस्ट किंग गुस्से में माइकी का गला पकड़ लेता है। वो गुर्राते हुए कहता है, तुमने मुझे कुछ बहुत खास ऑफर किया था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अगर वो डील नहीं होती तो इस दुनिया में आते ही सबसे पहले मैं तुम्हें मारता। मैं उस इंसान को कभी नहीं छोड़ता जिसने जी फैमिली के वंशज को चोट पहुंचाई हो। गोस्ट किंग अपना एटीट्यूड दिखाता है। मैंने अपनी डील की इज्जत रखी, लेकिन अब तुम मुझे हुक्म दे रहे हो। मैं कोई छोटा मोटा गोस्ट जनरल नहीं हूँ, मैं गोस्ट किंग हूँ। मैं तुम्हारे ऑर्डर्स मानने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। माइकी का गला गोस्ट किंग की मुट्ठी में था, फिर भी वो बहुत शांत था। वो कहता है, और यही वजह है कि तुम अभी भी सिर्फ एक गोस्ट किंग हो। अगर तुमने थोड़ा झुकना सीखा होता तो आज लाइफ में बहुत आगे होते। माइकी उसे रियलिटी चेक देता है। जिस इंसान का गला तुमने पकड़ रखा है वो तुम्हारी किस्मत पूरी तरह बदल सकता है, और ये जानते हुए भी तुम उसे उकसा रहे हो। पिछले 300 सालों से तुम इसी गोस्ट किंग लेवल पर अटके हुए हो। तुम्हारे पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हें वो बिल्कुल नई टेक्निक दी थी जो तुम्हें एडवांस करने में मदद कर सके। लेकिन लगता है कि तुम गोस्ट किंग रेल्म से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। घोस्ट किंग माइकी की बातें सुनता है, लेकिन अभी भी उसे पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा था। वो कहता है, इस पूरे देश में बहुत कम लोग हैं जो फाउंडेशन रेल्म तक पहुंच पाए हैं। जहां तक मुझे पता है 100 से भी कम। तुमने मुझे जो घोस्ट कल्टीवेशन टेक्निक दी है वो वाकई बहुत काम की है। अगर मैं इस एनर्जी को खा लूं और 1 साल तक प्रैक्टिस करूं तो मैं पक्का ब्रेक थ्रू करके एक हाई ग्रेड घोस्ट किंग बन जाऊंगा। फिर वो माइकी को चुनौती देता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम पर हमला करना बेवकूफी होगी, या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इतना घमंडी हूं कि तुम्हें मार नहीं सकता? माइकी के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आती है। वो कहता है, तुम अभी भी सिर्फ घोस्ट किंग बनने के बारे में सोच रहे हो। क्या तुमने कभी घोस्ट लॉर्ड बनने के बारे में नहीं सोचा? घोस्ट किंग हंसते हुए इस बात को खारिज कर देता है। मैं 1000 साल से भी ज्यादा पुराना हूं। इस पूरे टाइम में एक भी घोस्ट लॉर्ड पैदा नहीं हुआ, और उसकी सिर्फ एक ही वजह है। घोस्ट लॉर्ड बनने के लिए जो टेक्निक चाहिए वो सदियों पहले खो चुकी है। तो मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं कि तुम मुझे घोस्ट लॉर्ड बना सकते हो? माइकी बहुत शांति से जवाब देता है, जी फैमिली इस देश की सबसे ताकतवर फैमिलीज में से एक है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें ब्रेक थ्रू करने की टेक्निक नहीं दे पाए, और अब मैं माइकी, जिसे कोई जानता भी नहीं है, तुम्हें वो टेक्निक दे रहा हूं। माइकी उसे एक ऐसा ऑफर देता है जिसे मना करना मुश्किल था। अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, एक पीक घोस्ट किंग बनकर ही खुश रहो। शायद तुम्हारे किसी कॉम्पिटिटर को घोस्ट लॉर्ड बनने का मौका मिल जाए और तुम्हारी तरह वो इसे ठुकराने की बेवकूफी नहीं करेगा। माइकी बात खत्म करते हुए कहता है, ये 2 लोग वैसे भी बहुत कमजोर हैं, मैं इन्हें अकेले संभाल लूंगा। तुम जा सकते हो और इस क्रिस्टल कोर को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारा हुआ। घोस्ट किंग एक पल के लिए रुकता है। उसे एहसास होता है कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वो बहुत गंभीरता से कहता है, माइकी मेरी गुस्ताखी को माफ कर दो, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। वो कोर वापस माइकी को लौटा देता है। माइकी कहता है, ये सही फैसला है। घोस्ट किंग एक चेतावनी भी जोड़ देता है, मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर रहा। मैं सिर्फ तुम्हारे शब्दों की वजह से जी फैमिली का साथ छोड़ रहा हूं। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। माइकी मन ही मन सोचता है, इस दौर में कल्टीवेटर जितना कमजोर होता है उतना ही ज्यादा घमंडी होता है। मैंने तुम्हें वो टेक्निक्स दी हैं जो तुम्हें घोस्ट लॉर्ड या उससे भी आगे ले जा सकती हैं। तुम क्या बनोगे ये अब तुम्हारी काबिलियत पर है। फिर माइकी अपने असली प्लान पर हंसता है, बेवकूफ घोस्ट किंग, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैंने तुम्हें घोस्ट लॉर्ड की पावर फ्री में दी है? जिस दिन तुम ब्रेक थ्रू करोगे तुम एक राजा नहीं बल्कि मेरे गुलाम बनकर बाहर निकलोगे। मामला सुलझने के बाद माइकी बटलर जैन की तरफ मुड़ता है और ऑर्डर देता है, जाओ और अपने मास्टर से कहो अगर उन्हें अपना बेटा वापस चाहिए तो उन्हें कोई ऐसी चीज ऑफर करनी होगी जिसकी सच में कोई वैल्यू हो। मैं फ्री में डील नहीं करता। बटलर जैन पूछता है, अपनी कीमत बताइए ताकि मैं सही से रिपोर्ट कर सकूं। माइकी जवाब देता है, कीमत वो होगी जो तुम्हारा मास्टर अपने बेटे की लगाता है। अगर बेटा कीमती है तो कीमत भी वैसी होनी चाहिए। बटलर जैन जाते जाते धमकी देता है, मैं उन्हें सब बता दूं ना, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने सिर्फ जी फैमिली को नहीं उकसाया है, तुमने लोटस सेक्ट से भी दुश्मनी मोल ली है। जो लोग आग से खेलते हैं वो आखिर में जल जाते हैं। माइकी मुस्कुराता है,
मुझे बचपन से ही आग से खेलने का शौक है। इस दुनिया में ऐसी कोई आग नहीं है जो मुझे जला सके। इसके बाद माइकी घर वापस लौटता है। सोफिया दौड़कर उसके पास आती है और एक्साइटमेंट से पूछती है, डैड, आपके हाथ में वो चमकती हुई चीज क्या है? ये बहुत सुंदर लग रही है। माइकी उसे समझाता है, इसे क्रिस्टल कोर कहते हैं बेटा। एक कल्टीवेटर अपनी पूरी जिंदगी इसे मजबूत बनाने में लगा देता है। जब तक ये हमारे पास है, हम पावरफुल रहेंगे। कोने में बंधा हुआ यंग मास्टर जी ये देखकर सन्न रह जाता है। वो चिल्लाता है, ये नामुमकिन है। तुमने मास्टर डिंग डिंग धर्मा को कैसे हरा दिया? वो दहशत में कहता है, वो मिड स्टेज फाउंडेशन रेल्म के एक्सपर्ट थे और लोटस सेक्ट के एक पावरफुल एल्डर भी। यहाँ तक कि मेरे पिता भी उनकी इज्जत करते हैं। तुम उन्हें कैसे हरा सकते हो? माइकी बड़े आराम से यंग मास्टर जी को एक और थप्पड़ जड़ देता है। वो बस एक शोर मचाने वाला मच्छर था जिसे मैंने मसल दिया। लिली हल्का सा शर्माते हुए पूछती है, तो क्या हम उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करने के लिए फिर से वही टेक्निक यूज करने वाले हैं? माइकी सिर हिलाता है और तारीफ करता है, मुझे मानना पड़ेगा लिली, तुम दिन ब दिन और ज्यादा स्किल्ड होती जा रही हो। तुम सही हो, हम वही तरीका अपनाएंगे। लिली एक गहरी आ भरती है, पिछली बार मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। फिर वो सोफिया की तरफ मुड़ती और कहती है, बेटा बहुत रात हो गई है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। तुम्हारे मॉम डैड को तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी है। दूसरी तरफ जी मैंशन का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। घायल मास्टर डिंग डिंग धर्मा बहुत गंभीरता से कहते हैं, जिस लड़के से मैं लड़ा वो बहुत छोटा था, लेकिन याद रखना वो सिर्फ उम्र और कच्ची ताकत में छोटा है। इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी में वो हम सबसे कोसों आगे है। वो अपनी हार स्वीकार करते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईवल कल्टिवेटर्स और डीमंस से लड़ते हुए बिताई है। मुझे हमेशा लगता था कि जीत उसकी होती है जो ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन उस लड़के से लड़ने के बाद मेरी सोच बदल गई। ये लड़ाई पावर की नहीं थी, ये लड़ाई दिमाग की थी। ब्रदर जी, अगर तुम्हारा उससे सामना हो तो बेहद सावधान रहना। जी फैमिली का हेड गाओ किंग चिंता में पूछता है, ब्रदर किंग, क्या सच में एक मामूली आदमी इतना पावरफुल हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी बहुत बड़ी हिडन फैमिली का यंग मास्टर हो जिसे हम पहचान नहीं पाए? इससे पहले कि डिंग धर्मा कुछ जवाब दे पाते, कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। यंग मास्टर जी की माँ गुस्से में तमतमाते हुए अंदर आती है। वो आते ही चीखती है, गाओ किंग, मेरा बेटा कहाँ है? किस कमीने की इतनी हिम्मत हुई जो मेरे बच्चे को किडनैप करे? गाओ किंग उसे शांत करने की कोशिश करता है। शांत हो जाओ, ऐसा नहीं है कि मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। मैंने मास्टर डिंग को भेजा था, लेकिन दुश्मन इतना खतरनाक था कि वो भी घायल होकर लौटे हैं। प्लीज यहाँ तमाशा मत करो, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। मास्टर डिंग अभी रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यंग मास्टर जी की माँ का गुस्सा शांत नहीं होता। वो पास पड़ा एक महंगा वाज उठाकर जमीन पर पटक देती है। वो चिल्लाती है, तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए और मुझे शांत रहने को कह रहे हो? गाओ किंग, मैंने तुम्हें इतनी पावर दी, फिर भी तुम आज भी उतने ही नाकारा हो। तुम एक छोटे से ईविल कल्टीवेटर को नहीं संभाल पाए। क्या तुम सोच भी सकते हो कि मेरा बेटा इस वक्त किन हालातों से गुजर रहा होगा? वो उसे ताना मारती है, तुम एक पावरफुल सेक्ट के मास्टर हो, फिर भी अपने सगे बेटे को नहीं बचा सकते? तुम्हें अपनी नाकामी पर शर्म नहीं आती? अब गाओ किंग का सब्र भी टूट जाता है। वो पलटवार करता है, मैंने कहा ना, बकवास बंद करो। मास्टर डिंग के सामने तमाशा खड़ा मत करो। तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो जैसे ये सब मेरी गलती है? वो कड़वा सच बोलता है, सच कहूं तो तुम्हारे बेटे के साथ ये आज नहीं तो कल होना ही था। बस ये समझ लो कि वो दिन थोड़ा जल्दी आ गया। हर शेर का एक सवा शेर होता है। हमें पता होना चाहिए कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। तुमने उसे इतना सिर चढ़ा रखा है कि वो पहचान ही नहीं पाया कि वो किससे पंगा ले रहा है। उसने किसी ऐसे को नाराज किया है जिसने अब ये सारी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। ये सुनकर यंग मास्टर जी की मां ठंडे और घमंडी स्वर में जवाब देती है, अगर मेरा बेटा घमंडी है तो उसके पास घमंड करने की पूरी वजह है। वो किसी गरीब या मामूली परिवार में पैदा नहीं हुआ है। वो एक किंग की किस्मत लेकर एक शाही घराने में पैदा हुआ है। वो अपनी हैकड़ी दिखाती है। माउंट जुआन और जी फैमिली दोनों की इनहेरिटेंस उसी की है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इनमें से एक भी फैमिली को नाराज कर सके, और दोनों को एक साथ नाराज करना ये तो नामुमकिन है। वो अपने बेटे का बचाव करती है। मेरे जी के पास गजब का कल्टीवेशन पोटेंशियल है। अगर वो मेहनत करे तो इस दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे में थोड़ा एटीट्यूड होना तो नेचुरल है। मेरे मासूम बच्चे में सिर्फ एक ही कमी है, वो दूसरों की चालाकियों को नहीं समझ पाता। इसीलिए किसी कमीने ने उसे फंसा लिया। आखिर में वो फैसला सुनाती है, मैं कसम खाती हूँ कि मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगी। ये आम लोग कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। ये मेरे बेटे के जूते साफ करने के लायक भी नहीं है, और इनकी हिम्मत हुई उस पर हाथ उठाने की। वो गांव किंग को धताते हुए कहती है, मैं तुम्हारे भरोसे नहीं बैठूंगी। मैं खुद जा रही हूँ अपने बेटे को बचाने, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसे आसानी से वापस ले आऊंगी। गांव किंग अपनी पत्नी को चेतावनी देता है, वो गलती मत दोहराना जो तुम्हारे बेटे ने की थी। वो घमंड में वहां गया और देखो उसका क्या हाल हुआ। मास्टर डिंग डिंग धर्मा कमजोर नहीं है, फिर भी वो उस लड़के से हार गए। वो समझाता है, उस लड़के की असली ताकत उसके बाजुओं में नहीं बल्कि उसके दिमाग में है। अगर हमें उसका सामना करना है तो पूरी प्लानिंग के साथ जाना होगा। मकसद सिर्फ उसे मारना नहीं है, पहले हमें अपने बेटे की जान बचानी है। और मास्टर डिंग ने बताया था कि उस लड़के ने यंग मास्टर जी की एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है। मारने से पहले हमें वो एनर्जी वापस लेनी होगी। लेकिन यंग मास्टर जी की माँ उसकी बातों को हंसी में उड़ा देती है। वो ताना मारते हुए कहती है, इंतजार करना सिर्फ कमजोरों का काम होता है। तुम्हें पता है ना कि मैं चैन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ। इंतजार करना हमारे खून में नहीं है। मैं एक सेकंड भी वेट नहीं करूंगी। वो ऐलान करती है, मैं अपने बेटे को बचाने जा रही हूँ, और
और कान खोलकर सुन लो, मैं अपने साथ अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन लेकर जा रही हूँ। मैं भी तो देखूं कि मेरी हेवनली एबिलिटी के सामने वो कितनी देर टिक पाता है। गाओ किंग चौंक जाता है। सीरियसली, तुम्हारा मतलब उस चीज से है जिसे तुम इस घर में लाई थी? अगर ऐसा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुम सही कह रही हो। उसका इस्तेमाल करके तुम्हें इतनी ज्यादा पावर मिल जाएगी कि उस लड़के से डरने की कोई जरूरत नहीं। जाओ और उससे लड़ो। तब तक मैं लोटस सेट को खबर कर देता हूँ कि मास्टर डिंग के साथ क्या हुआ। जाते जाते यंग मास्टर जी की माँ अपने पति को नीचा दिखाना नहीं भूलती। वो मुंह बनाकर कहती है, तुमने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के साथ कनेक्शंस बनाने में निकाल दी। अगर इसका आधा ध्यान भी कल्टीवेशन पर दिया होता तो आज तुम ज्यादा स्ट्रांग होते। कभी कभी मुझे पछतावा होता है कि मैंने तुम जैसे कमजोर आदमी को क्यों चुना। सीन शिफ्ट होता है। वो औरत मेंशन के एक सीक्रेट सील किए हुए कमरे के बाहर पहुंचती है और बड़बड़ाती है, इतने सालों बाद आखिरकार इस जगह को खोलने का वक्त आ ही गया। अंदर एक पुराना कॉफिन रखा था। वो उसके पास जाकर एक घंटी बजाती है और कहती है, अब जागने का समय हो गया है, तुम बहुत सालों तक सो लिए, उठो। उसके इतना कहते ही ताबूत धीरे धीरे खुलने लगता है और अंदर कुछ हलचल होती है। अब सीन वापस माइकी के घर पर आता है। लिली अपनी हथेलियों को देखते हुए कहती है, हमने इतनी देर कल्टीवेट करके उस कोर को अब्सॉर्ब तो कर लिया, लेकिन माइकी मुझे इस बात कुछ खास महसूस नहीं हो रहा। आखिर हमें इसे अब्सॉर्ब करने का फायदा क्या हुआ? जवाब देने के लिए माइकी अपनी हथेली पर एक छोटा सा कट मारता है और जादू की तरह वो घाव तुरंत भर जाता है। लिली खुशी से चिल्लाती है, ये तो कमाल है। माइकी एक्सप्लेन करता है, उस कोर को अब्सॉर्ब करके हमने अपनी डिवाइन एबिलिटी को जगा लिया है और डिवाइन एबिलिटी जागने के बहुत फायदे होते हैं। उनमें से एक है ये सुपर फास्ट हीलिंग फैक्टर। हमारे दुश्मन जल्द ही यहाँ पहुंचने वाले हैं। उनके आने से पहले हमें कुछ और तैयारियां करनी होंगी। लिली पूछती है, कैसी तैयारियां? माइकी की आंखों में शरारत थी। तुम्हें तो पता ही है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। लिली समझ जाती है और कोने में बंधे यंग मास्टर जी की तरफ देखती है। वो कहती है, तो पहले इस कमीने की आंख और कान बंद करो, मैं नहीं चाहती कि ये कुछ भी देखे। जी विरोध करता है, अरे इसमें शर्माने वाली किस बात है? मैं एक बड़ी फैमिली का यंग मास्टर हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है। तुम लोग जो कर रहे हो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिली झल्ला जाती है, इस कुत्ते का मुंह बंद कराओ। जूम भी तुरंत आगे बढ़ता है और एक जोरदार मुक्का मारकर जी को चुप करा देता है। फिर वो कार्डबोर्ड से उसकी आंखें और कान सील कर देता है। इसके बाद माइकी और लिली अपनी कल्टीवेशन दोबारा शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद माइकी खुश होकर कहता है, फाइनली अब हम थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल रियल लाइफ में भी कर सकते हैं। वो सोफिया को बुलाता है, सोफिया इधर देखो, डैड जादू करने वाले हैं। सोफिया एक्साइटेड होकर पूछती है, डैड ये कौन सा जादू है? माइकी अपनी हथेली पर आग जलाकर दिखाता है। इसे बेसिक फायर कंट्रोल कहते हैं। जब कोई की रिफाइनिंग स्टेज पर पहुंच जाता है तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करके उसे असल जिंदगी में यूज कर सकता है। फिर वो डेमो देता है। अभी जो तुम देख रही हो वो फायर आर्ट है। अगर मैं एनर्जी का फ्लो बदल दूं तो ये वाटर मैजिक बन जाता है, और थोड़ा और फोकस करूं तो पानी आइस में बदल जाता है। वो सोफिया को समझाता है, कल्टीवेशन आधा साइंस है और आधा मैजिक। अगर तुम स्मार्ट हो तो इसे आसानी से सीख सकती हो। सोफिया की आंखें चमकने लगती है। डैड आपके हाथ से बर्फ निकल रही है, क्या मैं इसे खा सकती हूँ? माइकी प्यार से वो बर्फ का टुकड़ा उसके मुंह में डाल देता है। सोफिया खिलखिलाकर हंसती है, ये ठंडी है पर ये तो मीठी भी है, मैंने आज तक मीठी बर्फ नहीं खाई। डैड सोफिया को भी मैजिक सीखना है ताकि वो पूरा दिन ये मीठी बर्फ खा सके। माइकी सोफिया को प्यार से समझाता है, पहले थोड़ी बड़ी हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। जल्द ही मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी हर्ब्स जमा करूंगा ताकि तुम भी अपनी कल्टीवेशन शुरू कर सको। सोफिया खुश होकर कहती है, डैड अगर आप मेरे लिए पिल्स बनाओगे तो प्लीज उन्हें टेस्टी बनाना। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक यंग मास्टर जी के चारों तरफ एक अजीब सा ऑरा छा जाता है। लिली घबरा कर कहती है, माइकी देखो वहाँ क्या हो रहा है। जी घमंड से हंसता है, मेरी मॉम आ गई है, अब तुम में से कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। उल्टी गिनती शुरू कर दो क्योंकि मेरी मॉम का गुस्सा बहुत खराब है। लिली चिल्लाती है, हुई उसे जल्दी पकड़ो, लेकिन इससे पहले कि हुई उससे पकड़ पाता जी वहां से गायब हो जाता है। माइकी बहुत शांति से एनालाइज करता है, इसे घोस्ट ट्रांसपोर्टेशन आर्ट कहते हैं। मुझे मानना पड़ेगा इस बार जो भी आया है वो पिछले वालों से कहीं ज्यादा स्किल्ड है। तभी एक जोरदार धमाका होता है। यंग मास्टर जी की माँ दरवाजा लात मारकर खोलती है और गुस्से में दहाड़ती है, कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को टॉर्चर करने की? तूने उसकी फाउंडेशन बर्बाद कर दी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा बस चले तो मैं तेरे 1000 टुकड़े कर दूं। जी जल्दी से बीच बचाव करता है, मॉम उसे जान से मत मारना, उसके पास गजब की टेक्निक्स है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल सका है। मैं चाहता हूँ कि उसकी सोल मेरी गुलाम बने, हमेशा तड़पे, और मैं उसकी टेक्निक्स यूज करके और स्ट्रांग बन सकूं। जी की माँ ठंडे दिमाग से जवाब देती है, तू जो चाहता है वही होगा। फिर वो माइकी की तरफ मुड़ती है, लड़के अगर तेरे पास सच में इतनी पावरफुल टेक्निक्स थी तो तुझे ढंग से कल्टीवेट करना चाहिए था, लेकिन तूने कल्टीवेशन का रास्ता छोड़कर हमें उकसाने का रास्ता चुना। तुझे अंदाजा भी है कि तूने कितनी बड़ी गलती की है, और अब मेरा बेटा तेरी सोल को गुलाम बनाना चाहता है। मेरे पास तुझे मारने के 1000 तरीके हैं, तो बता तू कैसे मरना पसंद करेगा? वो अपना खतरनाक इरादा जाहिर करती है, चल तुझे वो खास तरीका दिखाती हूँ जो मैंने सिर्फ तेरे लिए तैयार किया है। बोलते ही वो एक भूत को समन करती है। माइकी उसे
देखकर बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता। तो तुम्हारे पास एक 100 साल पुराना ब्लैक ज़ॉम्बी है। सच कहूं तो ये ब्लैक ज़ॉम्बी मुझे नहीं हरा सकता। जी की माँ चैलेंज करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्लैक ज़ॉम्बी किंग आगे बढ़ो, इनकी हड्डियां तोड़ दो और इतनी जोर से तोड़ना कि टूटने की आवाज हर जगह सुनाई दे। वो अपनी घंटी बजाती है और ब्लैक ज़ॉम्बी किंग गायब होकर सीधा माइकी के सामने प्रकट होता है। माइकी उसे टाइम पर किक मारकर पीछे धकेलता है। माइकी सोचता है ये कमीना तो बहुत ज्यादा फास्ट है। ज़ॉम्बी किंग तुरंत पलटवार करता है और एक पाम स्ट्राइक मारता है। माइकी को झटका लगता है। वो सीरियस होकर सोचता है मुझे पता नहीं चला कैसे, लेकिन उसका हमला मुझे लग गया। ये ब्लैक ज़ॉम्बी किंग पागलपन की हद तक तेज है। शुक्र है कि मैंने पहले ही अपनी डिवाइन एबिलिटी जगा ली थी, इसीलिए मेरे घाव अपने आप भर रहे हैं, वरना इस ब्लैक ज़ॉम्बी किंग से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। जी की माँ ताना मारती है, तुमने मुझे निराश किया। मुझे लगा था तुम कोई बहुत पावरफुल इंसान होगे, इसीलिए मैं अपने ब्लैक ज़ॉम्बी किंग को लाई थी। लेकिन सच कहूं तो इसके बिना भी मैं तुम्हें आसानी से हरा सकती थी। फिर वो अपने बेटे पर बरस पड़ती है। जी मुझे बता तू कर क्या रहा था? जब बाकी बच्चे कैंडी खाते थे तब तू टॉप ग्रेड मेडिसिनल हर्ब्स खाता था। जब बाकी लोग नॉर्मल पानी में नहाते थे तुझे मेडिसिनल बाथ्स दिए जाते थे। यहाँ तक कि ड्यूअल कल्टीवेशन के लिए भी तुझे बेस्ट पार्टनर्स दिए गए। तुझे वो सब मिला जो तूने मांगा और फिर भी तू ऐसे बेकार आदमी से हार गया। तूने सच में मुझे निराश कर दिया है। जी हड़बड़ाते हुए सफाई देता है। मॉम प्लीज गुस्सा मत होइए, इसने शुरुआत में मुझे धोखा दिया था, लेकिन सच कहूं तो मैंने आज तक इतना चालाक और खतरनाक इंसान नहीं देखा। मास्टर डिंग डिंग धर्मा और मैं दोनों इसके जाल में फंस गए थे। वो माइकी की तरफ इशारा करता है। मैंने आपको वार्निंग दी थी कि इसे कम मत समझना। आपको पता है इसने एक डिवाइन एबिलिटी जगा ली है। यकीन नहीं आता तो इसकी गर्दन देखो। ब्लैक ज़ॉम्बी किंग ने इस पर हमला किया था, लेकिन इसके घाव तुरंत भर गए। जी की माँ अपनी आंखें सिकोड़कर गौर से देखती है। हाँ तू सही कह रहा है, ये स्पेल यूज करके खुद को हील नहीं कर रहा है। इसने अपनी बॉडी में एक डिवाइन हीलिंग एबिलिटी इंप्लांट कर ली है। ये जितना स्ट्रांग बनेगा इसकी हीलिंग उतनी जबरदस्त होती जाएगी। वो हैरान होती है, लेकिन ये एबिलिटीज तो सालों पहले गायब हो गई थी। इस लड़के के पास इतनी पावरफुल चीज कहां से आई और इसने की रिफाइनिंग स्टेज पर डिवाइन एबिलिटी कैसे जगा ली? जी धीरे से कहता है, सीरियसली मॉम, आप सोच भी नहीं सकती कि ये लड़का क्या कर सकता है। इसके पास बहुत डरावनी नॉलेज है, इसीलिए मैंने शुरू से कहा था हमें इसे मारना नहीं चाहिए, इसे गुलाम बनाना चाहिए। फिर यंग मास्टर जी एक गंदा प्लान बनाता है। मेरी बात सुनिए, हम चुपके से इसकी बीवी और बेटी को किडनैप कर लेते हैं। अगर वो हमारे कब्जे में होंगी तो ये पक्का पैनिक कर जाएगा और अपना कोई भी प्लान यूज नहीं कर पाएगा। जी की माँ मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है। हाँ ये एक बेहतरीन आइडिया है। जी की माँ सोफिया और लिली की तरफ खतरनाक तरीके से बढ़ती है। ज़ॉम्बियों ने बचाने के लिए बीच में कूदा है, लेकिन जी की माँ अपनी जादुई घंटी बजाकर उसे वहीं रोक देती है। वो हिकारत से कहती है, तो जैसे मामूली कॉप्स पपेट की इतनी हिम्मत कि तू मेरा रास्ता रोके? तुझे पता नहीं कि मैं जुआन माउंटेन से हूँ? बड़े बड़े भूत भी सिर्फ हमें देकर ही पैंट गीली कर देते हैं, हम पर हमला करने की तो सोचना भी मत। लिली हिम्मत करके चिल्लाती है, आगे मत बढ़ना, अगर तुमने एक कदम भी बढ़ाया तो तुम बहुत पछताओगी। जी की माँ ठंडी हंसी हंसती है। पछतावा? मेरी नजर में तुम्हारी औकात धूल के एक कण बराबर भी नहीं है। तुम आज सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम्हारी बेटी हमारे काम की है, वरना मैं तुम्हें कब का मिटा चुकी होती। लेकिन लिली अब तैयार थी। वो कहती है, बाद में मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। इतना कहते ही लिली एक भयानक फायर अटैक रिलीज कर देती है। आग की लपटें सीधा जी की माँ की तरफ जाती है। ये देखकर यंग मास्टर जी हैरान रह जाता है, ये कब इतनी पावरफुल हो गई? माइकी हल्का सा मुस्कुराता है, शाबाश लिली, तुमने बहुत इंप्रूव किया है। मुझे उम्मीद है तुम अपनी पहली असली लड़ाई जीतोगी। जी की माँ आग बबूला हो जाती है। वो चीखती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हमला किया? तू मेरे घर में झाड़ू लगाने के लायक भी नहीं है और तूने मुझे मारने की कोशिश की। लिली अब रुकती नहीं है। वो तुरंत डैजलिंग लाइट आर्ट एक्टिवेट करती है, जिससे जी की माँ की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जी की माँ दहाड़ती है, चूहिया, अगर तुझे लगता है कि तू भाग पाएगी तो तू गलत है। लेकिन लिली भागने वाली नहीं थी। वो 5 एलिमेंट्स की कंबाइंड पावर के साथ अनगिनत सुइयां उसकी तरफ फेंकती है। एक जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद लिली हैरान होकर कहती है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने सच में अपने दुश्मन को हरा दिया, इसलिए मैं अपने सारे अटैक्स एक बार फिर से करूंगी। दूसरी बार हमला करने के बाद भी लिली को तसल्ली नहीं होती। वो फिर कहती है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, मैं एक बार और हमला करूंगी। सोफिया ये देखकर एक्साइटेड हो जाती है, ये तो अमेजिंग है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सुपर हीरो मूवी बिल्कुल अपने सामने देख रही हूँ। जब धुआं छटता है तो हम देखते हैं कि जी की माँ जमीन पर बुरी तरह घायल पड़ी है। जी सदमे में चिल्लाता है, ये कैसे पॉसिबल है? बड़े से बड़े कल्टीवेटर भी लगातार इतने सारे अटैक्स नहीं कर सकते, उन्हें अपनी की रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए होता है, लेकिन इसने लगातार 4-5 बार हमला किया। माइकी आगे बढ़ता है और जमीन पर गिरी हुई घंटी उठा लेता है। उसी घंटी का इस्तेमाल करके वो ब्लैक ज़ॉम्बी किंग को पूरी तरह रिस्ट्रेन कर देता है। माइकी ठंडे दिमाग से कहता है, इसका खेल खत्म, अब तुम्हारी बारी है। डर के मारे जी गिड़गिड़ाने लगा है, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, तुम्हारी वजह से मेरी कल्टीवेशन फाउंडेशन पहले ही बर्बाद हो चुकी
की है। अगर तुम मुझे बांधना चाहते हो तो बांध लो, मैं खुशी खुशी गुलाम बन जाऊंगा, बस मुझे जान से मत मारो। माइकी उसे एक जोरदार पंच मारता है और जी वहीं बेहोश हो जाता है। जब यंग मास्टर जी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो और उसकी माँ दोनों एक साथ रस्सियों से बंधे हुए हैं और उनके ठीक सामने नन्ही सोफिया खड़ी है। सोफिया मासूमियत से कहती है, मॉम, डैड, देखो ये गंदी दादी जाग गई है और ये फिर से गुस्सा कर रही है। ये सुनते ही जी की माँ भड़क जाती है। दादी किसे बोल रही है तू? मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ, मैं अभी भी यंग हूँ। जी एक गहरी आह बढ़ता है। मॉम, एक बच्ची से बहस करके आपको क्या मिलेगा? क्या आप प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप रह सकती है? चुप रहिए वरना आप अपने लिए और मुसीबत खड़ी कर लेंगी। जी चिल्लाती है, कैसी मुसीबत? मैं चुप नहीं रहने वाली। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। यंग मास्टर जी बहुत शांति से कहता है, मॉम, मैंने कहा था ना चुप रहिए वरना मुसीबत आएगी। मैं इसी मुसीबत की बात कर रहा था। जी की माँ गाल सहलाते हुए बड़बड़ाती है, ये बात तुम मुझे प्यार से भी तो बता सकते थे। लिली गर्व से अपना हाथ देखती है और कहती है, तो ये है पाम टेक्निक। माइकी देखो, तुम्हारी टीचिंग की वजह से मैंने इसे कितनी आसानी से सीख लिया। माइकी जवाब देता है, एक ऑर्डिनरी इंसान को ये सेम टेक्निक मास्टर करने में सालों लग सकते हैं। पाम टेक्निक बॉडी पर बहुत हैवी बर्डन डालती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने अपनी फिजिकल बॉडीज को पहले ही स्ट्रेंथन कर लिया है। भले ही तुमने कभी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं ली, तुम ऑलरेडी की रिफाइनिंग के पीक पर हो, इसीलिए तुम नॉर्मल लोगों से हजारों गुना तेज सीख सकती हो। वो आगे समझाता है, अभी हम सिर्फ की रिफाइनिंग स्टेज पर हैं, इसीलिए हमें हवा में प्रेशर क्रिएट करने के लिए अपने हाथ बहुत तेज मूव करने पड़ते हैं, जो फिर दुश्मन को हिट करता है। लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ेंगे और स्ट्रांग बनेंगे तो दुश्मन को मारने के लिए सिर्फ हाथ का एक इशारा ही काफी होगा। स्लो मूवमेंट से भी हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह कर पाएंगे। माइकी आसमान की तरफ देखता है, और अगर हम इससे भी आगे चले गए तो सिर्फ एक नजर ही काफी होगी, लेकिन वो लेवल की पावर सिर्फ गॉड रेल्म तक पहुंचने के बाद मिलती है। यंग मास्टर जी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो पूछता है, तुम लोग आखिर हो कौन और तुम ये सब कैसे कर पा रहे हो? फाउंडेशन रेल्म कल्टीवेटर्स को भी स्पेल कास्ट करने के बाद रिकवरी के लिए टाइम चाहिए होता है, लेकिन ये सिर्फ की रिफाइनिंग पर है। फिर भी इसने इतने सारे अटैक्स इतनी आसानी से कर दिए, ये थकी हुई भी नहीं लग रही। और अब तुम गॉड रेल्म की बात कर रहे हो, एक ऐसा रेल्म जिसके बारे में मैंने आज तक सुना भी नहीं। तुम सच में कौन हो? माइकी शांति से जवाब देता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब बताना जरूरी है। इसके बाद वो लिली की बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। जी ये देखकर चौंक जाता है, मैंने अभी लिली की बॉडी पर टैलिस्मैन के निशान देखे। तुम्हें पता है कि टैलिस्मैन का यूज करके किसी को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं? माइकी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे तो पता है पर तुम्हें नहीं पता। अगर तुम्हें इतना भी नहीं पता तो तुम किस तरह की कल्टीवेटर हो? मैंने तुम्हारे मॉन्क के कोर का यूज करके बहुत सारे टैलिस्मैन बनाए हैं जो हमारे बहुत काम आएंगे। जीता ना मारता है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम मॉन्क की एनर्जी खुद कंज्यूम कर लेते तो तुम स्ट्रॉन्गर बन जाते। टैलिस्मैन बनाकर तुमने उस एनर्जी को वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ एक बार काम करेंगे। दूसरे शब्दों में तुमने वो सारी चोरी की हुई एनर्जी बर्बाद कर दी। माइकी ठंडे दिमाग से कहता है, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, तुम नहीं समझोगे। लिली आगे बढ़ो और इसकी माँ की एनर्जी अब्सॉर्ब कर लो, ये तुम्हारे लेवल अप का समय है। लिली आगे बढ़ती है और यंग मास्टर जी की माँ की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेती है। फिर लिली शांति से जी को हकीकत बताती है, तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, तुम सब माँ, बेटा और अंकल एक ही जाल में फंसे हो। जो मॉन्क यहाँ आया था वो माइकी को आसानी से हरा सकता था, लेकिन माइकी ने उसे जानबूझकर उकसाया ताकि वो उसे सीधे न मारे। उसने माइकी को कैप्चर करने की कोशिश की और तभी माइकी उसमें फंस गया, ठीक वैसे ही जैसे उसने तुम्हारे सामने अपनी डिवाइन एबिलिटी दिखाई थी। इससे तुम्हें लगा कि माइकी को जिंदा रखना उसे मारने से ज्यादा फायदेमंद है। तुम्हारी रिक्वेस्ट की वजह से तुम्हारी माँ ने भी माइकी को नहीं मारा और एक बार फिर तुम सब उसी जाल में फंस गए। माइकी, क्या ये वही नहीं था जो तुमने प्लान किया था? सिर हिलाते हुए माइकी कहता है, हाँ, ह्यूमन नेचर कभी नहीं बदलता। इंसान बहुत सी चीजों पर काबू पा सकता है, लेकिन लालच पर नहीं। और जब लालच हावी हो जाता है तो उनका जाल में फंसना तय है। मैं ये ट्रिक 2 बार यूज करूं या 100 बार, ये हमेशा काम करेगी। यंग मास्टर जी और उसकी माँ गुस्से में चिल्लाते हैं, तुम लोग जालिम हो, तुमने माँ और बेटे को एक ही ट्रिक से फंसाया। क्या तुम्हें ये सब करने से पहले थोड़ी भी शर्म नहीं आई? माइकी जवाब देता है, बेवकूफ तुम हो जो हर बार एक ही जाल में फंस जाते हो। जी गुस्से में धमकी देता है, तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे और मेरी माँ को पकड़ लिया? हमारी फैमिली तुम्हारी सोच से बहुत बड़ी है। मेरे अंकल अभी भी जिंदा है, मेरे पिता अभी भी जिंदा है, मेरे दादाजी अभी भी जिंदा है। अगर वो यहाँ आ गए तो हमारा पूरा सेट हमें बचाने आ जाएगा। तुम नहीं बचोगे, तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। सोफिया बहुत सीरियस होकर कहती है, स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। आप लोग इतने बड़े एडल्ट्स हो, फिर भी आपको ये नहीं पता, जो बच्चे गंदे शब्द बोलते हैं उन्हें पनिशमेंट मिलती है। फिर वो अपने गंजे कुत्ते की तरफ देखती है और कहती है, हुई, इन्हें भी पनिश करो, ये गंदी बातें कर रहे हैं। हुई तुरंत आगे बढ़ता है और यंग मास्टर जी और उसकी माँ को लगातार थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। सोफिया मजे से कहती है, इस पनिशमेंट के बाद आप लोग कभी गंदी बातें नहीं बोलोगे। दूसरी तरफ लिली सामान की जांच कर रही थी। वो कहती है, यंग मास्टर जी के पास तो बहुत सारा सामान था, लेकिन इसकी माँ के पास तो शायद ही कुछ है। माइकी जवाब देता है, हाँ, तुम सही कह रही हो, इसके पास आइटम्स कम है, लेकिन उनकी क्वालिटी जी के आइटम से बहुत बेहतर है। वो एक सिक्का दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए इस कॉइन को देखो,
ये सिंपल लगता है ना, लेकिन असल में ये माउंटेन घोस्ट फ्लावर कॉइन है। इसे तुम एक समनिंग आर्टिफैक्ट समझ सकती हो। इसका यूज करके हम आसानी से 100 से ज्यादा घोस्ट को समन कर सकते हैं। माइकी इसकी खासियत बताता है, और कमाल की बात यह है कि 100 घोस्ट्स को बुलाने में उतनी ही एनर्जी लगती है जितनी सिर्फ एक को बुलाने में लगती है। ये सोल्जर्स इतने पावरफुल होते हैं कि एक ही हमले में पूरा शहर तबाह कर सकते हैं। इसीलिए हमें इसके आइटम्स को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर वो दूसरी चीज उठाता है, और ये दूसरा आइटम ड्रैगन हॉर्न कहलाता है। ये दिखने में बेकार लग सकता है, लेकिन अगर इसे सही से यूज किया जाए तो ये बेहद खतरनाक आर्टिफैक्ट बन जाता है। ये सबसे पावरफुल भूतों को भी समन करने की ताकत रखता है। बस एक चीज का ध्यान रखना होता है, वो घोस्ट तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो भारी मुसीबत हो सकती है, लेकिन अगर तुम उसे कंट्रोल कर पाए तो तुम्हारे पास इमेजिनेशन से भी परे पावर होगी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। माइकी दरवाजा खोलता है तो सामने उसका पड़ोसी खड़ा था। पड़ोसी कहता है, माइकी, मैंने नोटिस किया है कि पिछले 2-3 दिनों से तुम्हारे घर पर कोई ना कोई आता रहता है। जब से उन गुंडों ने तुम्हारे घर पर हमला किया है, यहाँ शांति नहीं है। हर रात हमें डरावनी आवाजें आती हैं। क्या सब ठीक है? माइकी शांति से कहता है, हाँ, वो लोग रेगुलरली अटैक करते रहते हैं, इसीलिए घर से आवाजें आती हैं। पड़ोसी एक गहरी आह भरता है और इमोशनल होकर कहता है, हम गरीब लोग हैं भाई, हमारी किस्मत हमेशा से खराब रही है। ना हमारे पास पैसा है, ना इन्फ्लुएंस। हमारी आज की कमाई तय करती है कि हम कल जिंदा रहेंगे या नहीं, और फिर भी ये पावरफुल लोग हमें परेशान करने आ जाते हैं। गरीबों की जिंदगी वैसे ही मुश्किल है, ये लोग इसे और मुश्किल क्यों बनाते हैं? वो अपनी लाचारी जताते हुए कहता है, जब पिछली बार उन गुंडों ने तुम्हारे घर पर हमला किया था, हम सब ने देखा था। हम बीच में आना चाहते थे, लेकिन तुम्हें पता है ना, हम ऑर्डिनरी लोग हैं, हम क्या ही कर पाते। हमें बहुत बुरा लगा कि हम तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं कर पाए, और पिछले 2 दिनों में जो हुआ उसे देखकर हमें और भी बुरा लगा। फिर वो अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है, इसीलिए मोहल्ले के सभी लोगों ने मिलकर बात की और तुम्हारे लिए कुछ पैसे जमा किए हैं। प्लीज ये पैसे रख लो। सोफिया और लिली को लेकर कहीं और चले जाओ। तुम अभी जवान हो, कोई भी काम करके गुजारा कर लोगे। मुझे लगता है तुम कहीं और ज्यादा सेफ और खुश रहोगे। इन रोज रोज के हमलों से दूर रहना तुम सबकी जिंदगी के लिए बेहतर होगा। लिली बहुत विनम्रता से मना करती है, ग्रैंडपा प्लीज आप ये पैसे अपने पास रखिए, हमें इनकी जरूरत नहीं है। माइकी बात संभालते हुए कहता है, ग्रैंडपा, लिली सही कह रही है, और सच कहूं तो अच्छा हुआ आप खुद ही आ गए। मैं वैसे भी आपसे किसी बारे में बात करना चाह रहा था। बूढ़ा पड़ोसी पूछता है, क्या बात है माइकी? अगर हम किसी तरह की मदद कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। माइकी एक झूठी लेकिन कन्विंसिंग कहानी बनाता है। असल में हम एक बहुत ही पावरफुल और दयालु इंसान मिले हैं जो हमारी काफी मदद कर रहे हैं, वरना आपको क्या लगता है हम इतने खतरनाक हमलों के बाद भी जिंदा बच पाते? ये सच है कि पिछले 2 दिनों में हम पर कई बार हमले हुए और खतरा लगातार हमारे सिर पर मंडरा रहा था, लेकिन उस पावरफुल इंसान की वजह से आप देख सकते हैं कि हम पूरी तरह ठीक है। उन्होंने न सिर्फ हमें सेफ रखा बल्कि हमें बेहतर बनने में भी मदद की। बूढ़ा पड़ोसी खुश होकर कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें सुरक्षित और खुश देखकर मुझे बहुत तसल्ली मिली। माइकी अपने असली प्लान पर आता है। उन बेनिफैक्टर को ये जमीन और ये जगह बहुत पसंद आ गई है। उन्होंने मुझे आप सबकी तरफ से बात करने को कहा है। वो इस जमीन और इन घरों के बदले शहर के बीचों बीच सबको फुल्ली फर्निश्ड हाई क्वालिटी अपार्टमेंट्स देने को तैयार है। पड़ोसी हैरान रह जाता है, शहर के बीच में अपार्टमेंट्स, वो तो बहुत महंगे होते हैं। इस खटारा जगह के लिए कोई इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकाएगा? माइकी समझाता है, बेनिफैक्टर का कहना है कि उन्हें ये लोकेशन बहुत पसंद है, इसीलिए वो इसे खरीदना चाहते हैं। शायद वो शहर के शोर शराबे से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जुड़े रहना चाहते हैं, इसीलिए वो इस जमीन के लिए इतनी बड़ी कीमत दे रहे हैं। प्लीज आप सबको इस बारे में बता दीजिए, ये यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अगर सब राजी हो जाएं तो मुझे बता देना, सिटी सेंटर में लग्जरी अपार्टमेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। जाते जाते बूढ़ा पड़ोसी कहता है, मैं अभी जाकर सबसे बात करता हूँ, कल सुबह तक मैं सबका जवाब ले आऊंगा। जब पड़ोसी चला जाता है तो लिली माइकी से पूछती है, तुम क्यों चाहते हो कि सब लोग यहाँ से इतनी जल्दी चले जाएं? क्या अगली लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है? क्या इसीलिए तुम उन्हें सेफ्टी के लिए भेज रहे हो? माइकी सच बताता है, हाँ ये एक वजह है, लेकिन असली वजह यह है कि मुझे यहाँ एक फॉर्मेशन सेटअप करना है, एक ऐसा जादुई व्यू जो मेरे दुश्मनों को फंसा लेगा। अगर लोग अभी भी यहाँ रहेंगे तो वो गलती से उस फॉर्मेशन में फंस सकते हैं और बेवजह मुसीबत खड़ी हो सकती है। माइकी आगे का प्लान बताता है, फिलहाल हमें कल सुबह तक का इंतजार करना होगा ताकि सब लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। उनके जाते ही हम फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन तब तक हमें अपने ब्रेक थ्रू पर फोकस करना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम की रिफाइनिंग से आगे बढ़े और फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज तक पहुंचे। लिली दृढ़ता से कहती है, ठीक है, मैं स्ट्रांग बनने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगी। माइकी मन ही मन सोचता है, लिली सच में बहुत अच्छी है, वो बिना कोई सवाल किए इतनी कड़ी मेहनत करने को तैयार है। जल्द ही उनकी कल्टीवेशन शुरू होती है और घर के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें
चीजें आने लगती हैं जो उनकी बढ़ती हुई ताकत का संकेत थी। जी की माँ हैरानी से पूछती हैं, जी ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं? जी जवाब देता है, मुझे पक्का तो नहीं पता मॉम, लेकिन ये लोग बहुत अजीब हैं। ये नॉर्मल कल्टीवेशन मेथड्स यूज नहीं करते। इनका तरीका बहुत अलग और अनयूजुअल है। ये उन्हें एक ऐसे लेवल की एनर्जी देता है जो ऑर्डिनरी तरीकों से बहुत परे है। वो डरते हुए बताता है, हमारे पास भी ऐसे मेथड्स हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इतना खतरनाक नहीं है। मैं यहाँ 2-3 दिन से बंधा हुआ हूँ और सिर्फ इतने से टाइम में मैंने इन्हें भयानक रूप से ग्रो करते हुए देखा है। ये लड़की लिली पहले एकदम कमजोर थी, लेकिन चूंकि आप मुझे बचाने में सिर्फ 2 दिन लेट हो गई, वो इतनी स्ट्रांग बन गई। और माइकी, उसके पास तो पहले कोई डिवाइन एबिलिटी भी नहीं थी, उसने मेरे सामने ही उसे अवेकन किया है। जी चेतावनी देता है, मॉम ये दिन ब दिन और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब ये इतने पावरफुल हो जाएंगे कि हमारी फैमिली इनका सामना नहीं कर पाएगी। तब हम क्या करेंगे? जी की माँ बहुत शांति से जवाब देती है, फिलहाल हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे। अब जो भी होगा वो तुम्हारे पिता संभालेंगे। ये सच है कि तुम्हारे पिता का कल्टीवेशन रेल्म कोई बहुत खास नहीं है। वो पावरफुल है, लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं कि माइकी जैसे किसी इंसान को सीधे हरा सकें। लेकिन उनकी असली ताकत उनकी बाजुओं में नहीं, बल्कि उनके कनेक्शंस में है। वो समझाती है, तुम्हारे पिता ने दुनिया के बेहद पावरफुल लोगों के साथ रिश्ते बनाए हैं। लोग गोस्ट किंग फैक्शन से इसलिए नहीं डरते क्योंकि हम स्ट्रांग हैं, वो हमसे इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे एलाइज बहुत खौफनाक हैं। पूरी कल्टीवेशन दुनिया में हमारे दुश्मन बहुत कम और दोस्त बहुत ताकतवर हैं। वो अपनी गलती मानती है, मैं इसलिए फंस गई क्योंकि मैं बिना सोचे समझे अंधे होकर घुस आई थी। लेकिन तुम्हारे पिता वो गलती नहीं करेंगे। अगर वो आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। सच कहूं तो उन्होंने मुझे वार्निंग दी थी कि ठीक से तैयारी करके जाना। वो मैं ही थी जिसने जल्दबाजी में ये बेवकूफी की। जी चिंता में कहता है, मॉम लेकिन उस कमीने ने मेरी कल्टीवेशन पूरी तरह नष्ट कर दी है। अब मैं क्या करूंगा? मेरा फ्यूचर तो बर्बाद हो गया। जी की माँ उसे तसल्ली देती है, उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। लोटस सेट हमारे सबसे करीबी एलाइज में से एक है। उनके पास एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जो एक बर्बाद हुई फाउंडेशन को फिर से खड़ा कर सकती है। जब हम घर लौटेंगे मैं तुम्हारे लिए वो टेक्निक लेकर आऊंगी। वो एक क्रूर प्लान बनाती है। मैं तुम्हारे पिता से कहूंगी कि वो उन लोगों को जान से न मारे, इसके बजाय वो उन्हें कैप्चर करके जिंदा रखें। जब तुम्हारी फाउंडेशन ठीक हो जाएगी और तुम अपनी ताकत वापस पालोगे, तब तुम उन्हें अपने हाथों से मारना। इस तरह तुम अपना सारा गुस्सा निकाल पाओगे। अब सीन शिफ्ट होता है जी मैंशन पर। गाओ किंग बहुत अफसोस के साथ कहता है, डिंग धर्मा, मुझे आपके लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। आप मेरे बेटे को बचाने गए थे लेकिन खुद घायल होकर लौटे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। मास्टर डिंग धर्मा जवाब देते हैं, बुद्धा सब ठीक कर देते हैं। ये चोट तो वक्त के साथ भर जाएगी, लेकिन जो चीज मुझे सच में तकलीफ दे रही है वो है मेरा भतीजा। वो अभी इतना छोटा है और उसकी फाउंडेशन उससे छीन ली गई है। मैं तो मॉन्क हूँ, अपनी जिंदगी बिता लूंगा, लेकिन वो मासूम बच्चा कैसे जिएगा? वो एक गंभीर सलाह देते हैं। वो ईविल कल्टीवेटर हद से ज्यादा चालाक और खतरनाक है। भले ही कच्ची ताकत में वो मुझसे कमजोर था, फिर भी मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ब्रदर जी प्लीज मेरी बात सुनिए। उस आदमी का सामना कभी भी बिना पूरी तैयारी के मत करना, वरना हमें बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। गाओ किंग कहता है, ब्रदर डिंग धर्मा प्लीज आप रेस्ट कीजिए, मैं आपकी रिकवरी के लिए जो बन पड़ेगा वो करूंगा। तभी अचानक बटलर जैन भागता हुआ अंदर आता है। वो घबराहट में कहता है, फैमिली हेड बहुत बुरी खबर है। गाओ किंग चिढ़कर उस पर भड़क जाता है, तुम्हें दिखता नहीं कि मास्टर रेस्ट कर रहे हैं? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं उनसे मिलने सिर्फ 5 मिनट के लिए आया था। क्या तुम थोड़ी देर बाहर इंतजार नहीं कर सकते थे? बटलर जैन माफी मांगते हुए कहता है, फैमिली हेड मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है मुझे इंतजार करना चाहिए था, लेकिन ये मामला बहुत ज्यादा अर्जेंट है। मैं 1 सेकंड भी वेट नहीं कर सकता था। गाओ किंग चिढ़कर कहता है, ठीक है बाहर चलकर बात करते हैं। मास्टर डिंग डिंग धर्मा को आराम करने दो। बाहर आते ही बटलर जैन घबराते हुए कहता है, फैमिली हेड मैडम मुसीबत में पड़ गई हैं। गाओ किंग अपना माथा पीट लेता है, मुझे पता था अगर वो गुस्से में वहां गई हैं तो पक्का कोई ना कोई ड्रामा खड़ा करेंगी। वो गुस्से में बड़बड़ाता है, कल्टीवेशन ऑर्गेनाइजेशन ने हमें कई बार चेतावनी दी है कि आम लोगों के सामने अपनी पावर्स का दिखावा ना करें, लेकिन उन्होंने पक्का वही किया होगा। मैं उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश करूं, वो हमेशा यही कहती हैं कि वो चेन फैमिली की बड़ी बेटी है। गुस्से में वो अपने साथ ब्लैक ज़ॉम्बी किंग भी ले गई। बस मुझे बता दो कि उन्होंने किसी बेगुनाह को नहीं मारा है। बटलर जैन गंभीर होकर कहता है, फैमिली हेड आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। असलियत ये है कि मैडम हार गई हैं। ये सुनते ही गाओ किंग सन्न रह जाता है। वो चिल्लाता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो लॉजिक लगाता है, कोई भी की रिफाइनिंग कल्टीवेटर उन्हें नहीं हरा सका। उनके पास तो ब्लैक ज़ॉम्बी किंग भी था, वो कैसे हार सकी हैं? बटलर जैन घुटनों पर गिर जाता है और कहता है, मास्टर मैं जो कह रहा हूँ सच है, मेरे अंदर आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है। वो सबूत देता है, जब मैडम माइकी के घर से बहुत देर तक वापस नहीं आई तो मैंने कुछ लोगों को जांच के लिए भेजा। वो कुछ फोटोज लेकर आए हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि माइकी ने मैडम को यंग मास्टर जी के साथ बंदी बना रखा है। यहाँ तक कि ब्लैक ज़ॉम्बी किंग को भी रस्सियों से जकड़कर ढक दिया गया है। वो आदमी बहुत खतरनाक है मास्टर, मैं आपको तुरंत खबर देने आ गया। गाओ किंग एक गहरी सांस लेता है और खुद को शांत करता है। ठीक है मैं समझ गया, अब जाओ बाहर ही रहना और मुझे दोबारा परेशान मत करना। मैं अपनी पत्नी को बचाने की तैयारी करने जा रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे डिस्टर्ब मत करना, वरना तुम्हें पता है अंजाम क्या होगा।
गाओ किंग वापस कमरे में डिंग डिंग धर्मा के पास लौटता है। डिंग डिंग धर्मा पूछते हैं, ब्रदर जी, क्या आपकी वाइफ के साथ कुछ हुआ है? गाओ किंग गंभीर चेहरे के साथ जवाब देता है, वो ईविल कल्टीवेटर हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा चालाक निकला। मेरी वाइफ पूरी तैयारी के साथ गई थी, फिर भी वो उस आदमी के जाल में फंस गई। डिंग डिंग धर्मा एक आह भरते हैं, मैंने आपको वार्निंग दी थी, वो आदमी अजीब है और हद से ज्यादा होशियार। उसने आपकी फैमिली के आर्टिफैक्ट्स को मॉडिफाई करके उन्हें और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। उसकी असली ताकत उसकी भुजाओं में नहीं, उसके दिमाग में है। यही उसका सबसे खौफनाक हथियार है। वो पूछते हैं, अब जब हमने उसकी पावर की एक झलक देख ली है तो आपका क्या प्लान है? गाओ किंग थोड़ा हिचकिचाता है, फिर कहता है, सच कहूं तो मास्टर, मुझे आपसे एक और फेवर चाहिए। डिंग डिंग धर्मा भोलेपन से कहते हैं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जो भी चाहिए बेझिझक मांगिए। गाओ किंग के चेहरे पर एक ठंडी और क्रूर मुस्कान आती है। मैंने सोचा पहले पूछ लो, मैं आपकी सोल लेने वाला हूं। मैं इतना भी जालिम नहीं कि बिना बताए ही ले लूं। इससे पहले कि डिंग डिंग धर्मा कुछ समझ पाते या रिएक्ट कर पाते, गाओ किंग एक झटके में उनकी सोल को उनके शरीर से खींचकर बाहर निकाल लेता है। गाओ किंग बहुत बेरुखी से कहता है, हो सकता है कि अब आप मेरे किसी काम के ना हो, लेकिन आपकी सोल मेरे बहुत काम की है। डिंग डिंग धर्मा की सोल तड़पते हुए चिल्लाती है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें अपना भाई मानता था। तुमने सिर्फ इसलिए मुझे मार दिया क्योंकि मैं अब तुम्हारे काम का नहीं रहा। गाओ किंग उनकी चीखों को नजरअंदाज करते हुए डिंग डिंग धर्मा की सोल को एक आर्टिफैक्ट के अंदर सील कर देता है। गाओ किंग तुरंत ऑर्डर देता है, बटलर जेन, फौरन लोटस सेक्ट को मैसेज भेजो। उन्हें बताओ कि हमारी टेरिटरी में एक भयानक ईविल कल्टीवेटर आ गया है। उसने मास्टर डिंग डिंग धर्मा को मार डाला और यहां तक कि उनकी सोल को भी रिफाइन कर लिया। जी फैमिली अब उससे नहीं निपट सकती। उनसे कहो कि बदला लेने के लिए वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर्स को यहां भेजे। सीन शिफ्ट होता है माइकी के घर पर। हम देखते हैं कि माइकी ने घर के आसपास अनगिनत गहरे गड्ढे और ट्रैप्स बिछा रखे हैं। सोफिया जल्दी से ऑर्डर देती है, हुई जल्दी करो, सारे गड्ढों को भर दो। उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हुई सिर्फ 2 मिनट में सारा काम खत्म कर देता है। माइकी हंसते हुए कहता है, मुझे मानना पड़ेगा सोफिया, तुम हुई को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती हो। तभी लिली आती है और खबर देती है, माइकी, पड़ोस के सारे लोग पूरी तरह शिफ्ट हो चुके हैं। वो नए घर पाकर बेहद खुश थे। माइकी सिर हिलाता है, ये बहुत अच्छी खबर है। अब मैं आखिरकार अपना असली काम शुरू कर सकता हूँ। इतना कहते ही माइकी अपनी बॉडी से एक भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है। लिली हैरान होकर पूछती है, माइकी तुम क्या कर रहे हो? माइकी जवाब देता है, मैं सुबह से यहाँ एक फॉर्मेशन बिछा रहा था और अब मैंने उसे एक्टिवेट कर दिया है। लिली चारों तरफ देखती है और कहती है, सच कहूं तो मुझे कोई बदलाव नहीं दिख रहा। माइकी मुस्कुराता है, घर का अलार्म तब तक कुछ नहीं करता जब तक कोई चोर अंदर ना आए। फॉर्मेशन भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ये अपना असर तभी दिखाएगा जब कोई इस जगह में घुसने की कोशिश करेगा। फिर वो सोफिया की तरफ मुड़ता है, तुम जाओ अब खेलो, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी है। सोफिया खुशी खुशी दौड़ जाती है। माइकी लिली से कहता है, लिली चलो तैयार हो जाओ, असली तूफान अब शुरू होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है जी मैंशन पर। लोटस सेक्ट के कई पावरफुल लोग वहां पहुंच चुके थे। कार से उतरते हुए एक आदमी अनाउंस करता है, मैं लोटस सेक्ट का सुपरवाइजर जियो हूं। मुझे जी फैमिली से मैसेज मिला कि हमारा एक मास्टर मारा गया है। मैं यहाँ ये पता लगाने आया हूँ कि आखिर हुआ क्या और मास्टर डिंग डिंग धर्मा की मौत कैसे हुई। तभी अनाउंसमेंट होती है, प्लीज अंदर आइए। हमारे फैमिली हेड ने मास्टर डिंग डिंग धर्मा के अंतिम फ्यूनरल की सारी तैयारियां कर ली है। जैसे ही जियो अंदर आता है वो कहता है, अंकल जी हमें मिले हुए बहुत समय हो गया, लेकिन मुझे बताइए ये सब कैसे हुआ? मास्टर डिंग डिंग धर्मा एक बेहद पावरफुल कल्टीवेटर थे। कोई मामूली इविल कल्टीवेटर उन्हें कैसे मार सकता है? न सिर्फ उनकी फाउंडेशन तोड़ी गई बल्कि उनकी सोल भी निकाल ली गई। गाओ किंग बहुत कड़वाहट और झूठे दुख के साथ जवाब देता है, वो घटिया इविल कल्टीवेटर अब मेरे जीवन का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। उसने पहले तुम्हारे कजिन से लड़ाई की और उसे किडनैप कर लिया। वो आगे झूठ बोलता है, वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। तुम्हारे कजिन की फाउंडेशन पहले ही नष्ट की जा चुकी है, लेकिन किस्मत से वो अभी जिंदा है। हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो इविल कल्टीवेटर कौन है या कहां से आया है। मास्टर डिंग डिंग धर्मा तुम्हारे कजिन को बचाने गए थे, लेकिन देखो उनका क्या हाल हुआ। वो अपनी कहानी में और मसाला डालता है। उसके बाद तुम्हारी आंटी भी उसे बचाने गई थी। वो अपने साथ जी फैमिली का घोस्ट किंग भी ले गई थी, लेकिन वो भी फेल हो गई और उन्हें भी कैप्चर कर लिया गया। ये सुनकर जियो को गहरा धक्का लगता है। ऐसा कौन सा विलन है जो मेरी आंटी को भी हरा दे? उनका ब्लैक ज़ॉम्बी किंग एक एक्सट्रीमली पावरफुल ज़ॉम्बी किंग है। सब जानते हैं कि आंटी अपने सेक्ट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स में से एक है। जियो शक जताते हुए कहता है, जब भूतों को कंट्रोल करने की बात आती है तो दुनिया में हमारे सेक्ट से बेहतर कोई नहीं है। अगर इस दुनिया में कोई मेरी आंटी को हराने की काबिलियत रखता है तो वो इंसान कोई मामूली एरा गैरा नहीं हो सकता। ये कहना कि किसी अनजान आदमी ने उन्हें हरा दिया, ये बात गले नहीं उतर रही। गाओ किंग जवाब देता है, अगर मैं तुम्हें इस आदमी के बारे में और बताऊं तो तुम और भी ज्यादा शॉक हो जाओगे। हमने उसे इन्वेस्टिगेट किया और पता चला कि वो किसी भी मेजर फैमिली से बिलोंग नहीं करता। वो एक ऑर्डिनरी हाउस होल्ड से आता है जिसका कल्टिवेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो हैरानी जताता है, नॉर्मली उसके जैसा इंसान
इंसान कल्टीवेशन वर्ल्ड में एंटर भी नहीं कर सकता, उसका यहाँ होना ही अजीब है। और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई बहुत पावरफुल कल्टीवेटर है, वो सिर्फ की रिफाइनिंग स्टेज पर है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि उसके पास ऐसी कौन सी एबिलिटी है कि मास्टर डिंग डिंग धर्मा भी अभी उसके सामने टिक नहीं पाए। यहाँ तक कि ब्लैक ज़ॉम्बी किंग भी अब उस आदमी के हाथों में है। जियो वोंग शॉक होकर चिल्लाता है, क्या ब्लैक ज़ॉम्बी किंग उसके पास है? गाओ किंग गंभीरता से सिर हिलाता है, सिचुएशन इतनी ही सीरियस हो गई है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। चाहे वो घोस्ट किंग सेक्ट हो या तुम्हारा लोटस सेक्ट, दोनों के बेहद इंपॉर्टेंट मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व है और तुम्हारे पास तो ऑफिशियल पोजीशन भी है। तुम इस मामले में मदद के लिए अपनी लॉ इन्फोर्समेंट टीम को मोबिलाइज कर सकते हो। गाओ किंग इमोशनल कार्ड खेलता है, सब जानते हैं कि अगर तुम नहीं होते तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए इस मुश्किल वक्त में तुम ही अकेले हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। जियो वोंग मजबूती से जवाब देता है, मेरा कजिन जी फैमिली का फ्यूचर है। वो इविल कल्टीवेटर इतना शातिर है कि उसने मेरी आंटी और कजिन दोनों को कैप्चर कर लिया। उसने मेरे मार्शल अंकल डिंग डिंग धर्मा को मार डाला। वो गाओ किंग को तसल्ली देता है, चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि कुछ बहुत सीरियस हुआ है, इसीलिए मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। मैं पूरी तैयारी के साथ अपनी इलीट टीम और टॉप ईयर मेंबर्स को लेकर आया हूँ। उस इविल कल्टीवेटर की मौत पक्की है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आज अपनी आंटी और कजिन को वापस लेकर आऊंगा। गाओ किंग बहुत एहसानमंद होकर कहता है, जियो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि जी फैमिली पर यह कितना बड़ा फेवर होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि माइकी ने अपनी कल्टीवेशन पूरी कर ली है। खड़ा होकर माइकी कहता है, फाइनली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कंप्लीट हो गया है। इस वक्त मेरी बॉडी में जो फ्लो कर रहा है वो प्योर यांग एनर्जी है। वो लिली की तरफ मुड़ता है, लिली थैंक यू, तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं होता। लिली मुस्कुराती है और जवाब देती है, मुझे खुशी है कि मैं मदद कर पाई। लेकिन अचानक लिली बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी दूरी से जियो वोंग ये सब देख रहा था। वो बड़बड़ाता है, मेरे अंकल बिल्कुल सही थे, ये आदमी पूरी तरह बेशरम है जो सुबह सुबह डुअल कल्टीवेशन कर रहा है। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? इसने जी फैमिली के मेंबर्स को किडनैप किया है। मैं आज यहाँ इस कमीने का खेल हमेशा के लिए खत्म करने आया हूँ। अपनी टीम की तरफ मुड़कर जियो वोंग ऑर्डर देता है, अपने हथियार निकालो, हम इस कचरे को एक सेकंड भी जिंदा नहीं छोड़ सकते। इतना कहकर वो अपनी गन लोड करता है और निशाना सीधे सोफिया पर लगाता है। जियो वोंग सोफिया पर निशाना लगाता है, लेकिन उसके पीछे खड़ा एक टीम मेंबर उसे टोकता है, कैप्टन क्या हमें पहले इस मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? हम लॉ एनफोर्समेंट टीम का हिस्सा हैं, हम बिना जांच के एक्ट नहीं कर सकते। और वैसे भी मैंने यंग मास्टर जी के बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी हैं। कहा जाता है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल आम लोगों के खिलाफ करता है और उसने अनगिनत सोल्स को हार्वेस्ट करके अपनी ताकत बढ़ाई है। जियो वोंग भड़क जाता है और उस पर चिल्लाता है, बेकार की अफवाहों पर ध्यान देना बंद करो, हमारी लॉ एनफोर्समेंट टीम सबूतों पर काम करती है, सुनी सुनाई बातों पर नहीं। वो यंग मास्टर जी का बचाव करते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि यंग मास्टर जी कौन है? वो घोस्ट किंग सेक्ट के मास्टर का बेटा है और उसकी मां चैन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। इतने जबरदस्त बैकग्राउंड के साथ उसे कल्टीवेशन के लिए आम लोगों को यूज करने की क्या जरूरत पड़ेगी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसके जैसा इंसान इतना बेवकूफ होगा? जियो वोंग अपनी टीम को असली मिशन याद दिलाता है, इस वक्त हमारा पूरा फोकस जी फैमिली के यंग मास्टर को बचाने पर होना चाहिए। अगर जी फैमिली के किसी भी मेंबर को कुछ हुआ तो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ सकता है। तुम्हें पता है कि सेक्स के बीच बैलेंस कितना जरूरी है। फिर वो माइकी की फैमिली की तरफ इशारा करता है, उस इविल कल्टीवेटर की फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं, हम तीनों को एक एक करके गोली मारेंगे। इतना कहते ही वो ऑर्डर देता है और गोलियां चल जाती हैं। उन्होंने मासूम सूफिया को भी नहीं बख्शा। गोलियों की आवाज सुनकर अंदर बंधे हुए यंग मास्टर जी और उसकी मां के चेहरे खिल उठते हैं। वो कहते हैं, लगता है रीइंफोर्समेंट्स हमें बचाने आ गए हैं। जी की मां पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराती है, जी बिल्कुल चिंता मत करो, हम अब सेफ हैं। मैंने कहा था ना, भले ही तुम्हारे पिता खुद ज्यादा स्ट्रांग नहीं है लेकिन उनके कनेक्शंस डरावने हैं। जो रीइंफोर्समेंट्स आए हैं वो पक्का तुम्हारे पिता ने ही भेजे होंगे। वो आवाज से ही सब कुछ एनालाइज कर लेती है। अभी जो हमला हुआ वो बंदूकों से था, इसका मतलब लॉ एनफोर्समेंट आ चुकी है और उन्हें लीड करने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा कजिन ही होगा। आवाज से लग रहा है कि 3 गोलियां एक साथ चलाई गई हैं, इसका मतलब पूरी फैमिली पर एक साथ हमला हुआ है। तीनों को हेडशॉट लगा होगा और वो तुरंत मर गए होंगे। अब उस कमीने को समझ आएगा कि हमसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। जी अपनी मां को एडमायर करते हुए कहता है, मॉम आप कमाल है, सिर्फ गोलियों की आवाज सुनकर आपने बता दिया कि कितनी गोलियां चली और कहां लगी। जी की मां ठंडे दिमाग से जवाब देती है, अगर तुमने कल्टीवेशन में मेहनत की होती तो तुम भी ये चीजें समझ पाते। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें बेवजह कल्टीवेट करने के लिए फोर्स करते हैं? कल्टीवेशन की अनगिनत फायदे हैं। जी अपनी मुट्ठी भींचता है और कहता है, मुझे आपकी बातें पहले समझ नहीं आती थी लेकिन आज मुझे पावर की अहमियत पता चल गई है। सच कहूं तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं माइकी को ठीक से सबक नहीं सिखा पाया। मैं उसके सामने उसकी वाइफ के साथ मजे करना चाहता था और उसकी बेटी की सोल निकालकर उसे पूरी तरह तोड़ना चाहता था, लेकिन अफसोस वो तीनों मर चुके हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उधर बाहर जियो वोंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गोलियां चलने के बावजूद माइकी और उसकी फैमिली को खरोच तक नहीं आई थी। जब जियो वोंग उनकी तरफ देखता है तो माइकी बड़े सुकून से मुस्कुरा रहा था। जियो वोंग सदमे से बड़बड़ाता है, ये कैसे पॉसिबल है? हमारा निशाना एकदम पक्का था, सब लोग फिर से फायर करो। तुरंत दोबारा गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन माइकी के इनविजिबल बैरियर की वजह से एक भी गोली उन तक नहीं पहुंचती। सारी गोलियां घर के बाहर ही बेअसर होकर गिर जाती हैं। अंदर लिली घबराकर पूछती है, माइकी ये गोलियों की आवाजें कहां से आ रही हैं? माइकी शांति से कहता है, चिंता मत करो, कुछ और मेहमान अभी भी रास्ते में हैं। कुछ रस्सियां तैयार रखो, हमें उनके लिए भी जगह बनानी होगी।
इतना कहकर माइकी अपना फॉर्मेशन यूज करता है और पूरे इलाके को घने धुएं से भर देता है। जियो वोंग का एक आदमी घबराकर चिल्लाता है, ये अभी क्या हुआ? हर तरफ धुआं ही धुआं है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा कहता है, कैप्टन हमारी गोलियों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। क्या इसका मतलब यह है कि वो सब गोल्डन कोर रियल्म पर है? जियो वोंग डांटते हुए जवाब देता है, शांत हो जाओ, ये नामुमकिन है। गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स बहुत रेयर होते हैं। अगर कोई इतना पावरफुल यहाँ होता तो वो हमारे साथ खेल खेल कर अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। मैं गारंटी देता हूँ कि ये आदमी इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए हमारी गोलियां उन्हें नहीं लग रही। ये सुनकर टीम का एक और मेंबर शॉक हो जाता है। इल्यूजन मैजिक? कैप्टन आपको पता है ना कि ये कितना रेयर है? सिर्फ मेजर सेक्स या रॉयल फैमिलीज के पास ही इल्यूजन टेक्निक्स होती हैं। यहाँ तक कि हमारे ब्यूरो हेड ने भी एक बार कहा था कि शायद ही किसी और के पास ये मैजिक हो। अगर किसी अनजान कल्टीवेटर के पास सच में ये टेक्निक है तो वो अनजान नहीं है, वो कोई बिग शॉट है। जियो वोंग उसका मजाक उड़ाता है, तुम सब पैनिक क्यों कर रहे हो? उसने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्निक यूज नहीं की है, बस एक छोटी सी ट्रिक है। मैं गारंटी देता हूँ कि वो किसी मेजर फैमिली से नहीं है। अगर होता तो बकवास करने के बजाय हमसे सीधा मुकाबला करता, और अगर वो किसी बड़ी फैमिली से है भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जियो वोंग अपना मकसद याद दिलाता है, मेरा एकमात्र मकसद अपनी आंटी और कजिन को बचाना है। अब सब लोग सोल ग्रेनेड्स निकालो, चाहे वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, वो इस धमाके को नहीं झेल पाएंगे। सब लोग अपने ग्रेनेड्स तैयार करते हैं, लेकिन तभी हड़बड़ाहट में एक आदमी के हाथ से उसका ग्रेनेड गलती से नीचे गिर जाता है। जियो वोंग डर के मारे चिल्लाता है, इडियट, ये तूने क्या किया? हमने अपनी कब्र खुद खोद ली। ग्रेनेड फटता है और एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके की वजह से बाकी सबके हाथ से भी ग्रेनेड्स गिर जाते हैं और एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं। वो सब हवा में उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद का सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि यंग मास्टर जी और उसकी मां के साथ साथ अब जियो वोंग की पूरी टीम भी रस्सियों से बंधी हुई पड़ी है। गुस्से में यंग मास्टर जी की मां चिल्लाती है, तुम लोग हो कौन? तुम हमें इतनी मुसीबत क्यों दे रहे हो? अचानक उसकी नजर माइकी पर पड़ती है और वो रुक जाती है। एक सेकंड, तुम तो थोड़ी देर पहले की रिफाइनिंग स्टेज पर थे ना, तुम अचानक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेलम पर कैसे पहुंच गए? वो हैरान होकर कहती है, लोगों को फाउंडेशन रेलम तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं, लेकिन तुमने ये सिर्फ एक दिन में कर लिया। और तुम्हारी बॉडी के अंदर की एनर्जी, ये तो प्योर यांग एनर्जी है। इस दौर में किसी के पास इतनी और एनर्जी नहीं होती। जी हेकड़ी दिखाते हुए कहता है, मॉम आप इतना शॉक क्यों हो रही हैं? तो क्या हुआ अगर इसके पास ये एनर्जी है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भी तो कुछ समय पहले की रिफाइनिंग के पीक पर था। मैं वैसे भी कुछ सालों में इस रेलम तक पहुंचने ही वाला था, तो इसने जल्दी कर लिया, इसमें क्या स्पेशल है? जी की माँ उस पर भड़क जाती है, तू बेवकूफ है। मैंने यहाँ आने से पहले इस आदमी के बारे में रिसर्च की थी। 3 दिन पहले तक ये कल्टीवेटर भी नहीं था। वो जी को असलियत समझाती है, जरा सोच, इसने सिर्फ 3 दिन में ऐसी कौन सी कल्टीवेशन की कि ये इस लेवल पर पहुंच गया? ऐसा लगता है कि हमने किसी सचमुच भयानक इंसान को नाराज कर दिया है। फिर वो माइकी की तरफ मुड़ती है और अपनी टोन एकदम बदल लेती है। अब वो बहुत विनम्र और चापलूसी भरे अंदाज में पूछती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप असल में कौन है? अब मुझे साफ हो गया है कि आप कोई मामूली लोग नहीं हैं। आप पक्का किसी बेहद पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते होंगे। वो माफी मांगते हुए कहती है, सच कहूँ तो मैं और मेरा बेटा अंधे थे। हम आप जैसे महान इंसान को पहचान नहीं पाए, लेकिन मुझे यकीन है कि आप जैसा ग्रेट मास्टर हमें माफ कर देगा। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो बस एक बार कह दीजिए, जब तक वो हमारी हैसियत में होगा हम वो आपको ला कर देंगे। माइकी ठंडे दिमाग से जवाब देता है, फिलहाल मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। जी चिढ़कर अपनी माँ से पूछता है, मॉम आप इससे इतनी तमीज से बात क्यों कर रही हैं? और आपने पूछा कि क्या वो किसी हिडन फैमिली से है? ये हिडन फैमिलीज आखिर होती क्या है? जी की माँ समझाती हैं, तुम कह सकते हो कि मार्शल वर्ल्ड में हमारी फैमिली को नॉर्मल माना जाता है। हमारी विरासत किसी प्राचीन एंशिएंट फैमिली की 5% भी नहीं है। हिडन फैमिलीज वो बेहद पुरानी फैमिलीज हैं जिनके पूर्वजों ने सीक्रेट टेक्निक्स और पावरफुल खजाने पीछे छोड़े थे। हमारी छोटी सी फैमिली की तुलना किसी एंशिएंट फैमिली से की भी नहीं जा सकती। वो इतिहास बताती है, शुरुआत में स्वर्ग और धरती एक थे, लेकिन जैसे जैसे पावर बढ़ी देवताओं ने स्वर्ग और धरती को अलग कर दिया। जो ताकतवर थे वो स्वर्ग चले गए और कमजोर धरती पर रह गए। हालांकि कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स ने पीछे रुकना चुना और उन्हीं की वजह से आज इस दुनिया में कल्टीवेशन मौजूद है। वो अपनी फैमिली का सच बताती है। हमारा घोस्ट किंग सेक्ट लेडी लिंग शुई ने बनाया था और बाद में कई पावरफुल लोगों ने इसे मजबूत किया। लेडी लिंग शुई खुद अपने दौर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर नहीं थी, वो बस एवरेज थी। फिर भी देखो उनकी विरासत की वजह से उनका सेक्ट कितना पावरफुल बन गया। वो आगे कहती है, उनके अलावा कई और लोग भी थे जो पीछे रुक गए थे। उनमें से कुछ हद से ज्यादा ताकतवर थे। उन लोगों की वजह से ही आज हमारी जैसी फैमिलीज मौजूद हैं। अब सोचो उस दौर के जो सचमुच मॉन्स्टर कल्टीवेटर्स थे उनके द्वारा बनाई गई फैमिलीज कितनी पावरफुल होंगी। उन फैमिलीज को हम आज रॉयल फैमिलीज या हिडन फैमिलीज कहते हैं। उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक्स और कभी न खत्म होने वाले रिसोर्सेज हैं। जी की मां अपना डर जाहिर करती है और जहां तक मैं देख सकती हूं माइकी पक्का उन्हीं हिडन फैमिलीज में से किसी एक से है। हमारी कल्टीवेशन में इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद हम सब उससे हार गए। हमें अकेले माइकी ने नहीं हराया, हमें उसकी हिडन फैमिली की पावर ने हराया है। जी गुस्से में कहता है, ये कमीना किसी हिडन फैमिली से कैसे हो सकता है? ये तो बस कचरा है, मैं इसे मसलने आया था।
जी की माँ उसे डांटती है, शांत हो जा। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नाराज नहीं करना चाहिए, खासतौर पर वो जिनके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। ऐसे लोगों को उकसाना पूरी बेवकूफी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकी लिली से एक हथियार के बारे में पूछ रहा है। ये चीज आखिर क्या है? लिली समझाती है, इसे गन कहते हैं, इससे गोलियां निकलती हैं और इससे तुम किसी को भी दूर से मार सकते हो। इसमें कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर साइंस है। माइकी सोच विचार करते हुए सिर हिलाता है। मैं देख सकता हूं कि इन्होंने गोलियों पर छोटे छोटे टैलिस्मन्स लगा रखे हैं। अगर कोई पावरफुल कल्टीवेटर भी इनके सामने खड़ा हो तो ये उससे आसानी से निपट सकते हैं। मुझे सच में लगा था कि इंसानियत कमजोर होगी। मुझे लगा ये अभी भी भाले और तलवारों से लड़ते होंगे, ठीक वैसे ही जैसे इमॉर्टल वर्ल्ड में हम अभी भी ऐसे हथियारों पर निर्भर है। लेकिन देखो इन्होंने अपनी बुद्धिमानी का कैसे इस्तेमाल किया है। इंसान उससे कहीं आगे निकल चुके हैं। फिर वो बहुत क्यूरियस होकर पूछता है, लिली क्या इसे ही ग्रेनेड कहते हैं? माइकी उस ग्रेनेड को गौर से देखता है और कहता है, जब उन्होंने इसे हम पर फेंका था तो मैंने उनमें से एक को कंट्रोल करके उसे वापस फेंकने पर मजबूर कर दिया था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा धमाका कर सकती है। ये छोटी सी चीज ज्यादातर तावीजों से कहीं ज्यादा पावरफुल है। वो अपनी जान बचने पर राहत की सांस लेता है। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंसानों के पास इतनी विनाशकारी ताकत होगी। अच्छा हुआ मैंने पहले ही फॉर्मेशन लगा लिया था, वरना आज जिंदा बचना नामुमकिन था। तभी जियो वांग गुस्से में चिल्लाता है, तुमने यहाँ किस तरह का फॉर्मेशन यूज किया है? मेरे सारे आदमी मास्टर क्लास स्नाइपर्स हैं जिन्हें माइंड कंट्रोलर से लड़ने की खास ट्रेनिंग मिली है। फिर भी इतनी दूर से तुमने उनमें से एक को कंट्रोल कर लिया और हमारी एक भी गोली तुम्हारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाई। माइकी बहुत शांति से जवाब देता है, मैंने अपने घर के चारों तरफ एक 8 लेयर फॉर्मेशन लगाया है। इसे 8 गेट्स ऑफ हेल कहते हैं। वो इसकी खासियत बताता है। इस फॉर्मेशन की असली ताकत इसकी कंसीलमेंट पे है। कोई भी दुश्मन दूर से हमारी लोकेशन डिटेक्ट नहीं कर सकता। जब तक ये एक्टिवेटेड है, लॉन्ग रेंज अटैक्स पूरी तरह बेकार है। और चूंकि इसमें 8 लेयर्स है, ये हद से ज्यादा मजबूत है। इसकी आखिरी लेयर धमाकों को रोकने के लिए काफी है, तो कुछ गोलियों को रोकना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। माइकी मुस्कुराता है, तुमने बहुत जल्दी सरेंडर कर दिया, वरना तुम्हें देखने को मिलता कि ये फॉर्मेशन और क्या क्या कर सकता है। को जियो वांग उसका मजाक उड़ाते हुए हंसता है, तुम बकवास कर रहे हो। दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशंस में भी सिर्फ 3 लेयर्स होती हैं। पूरी इंसानियत में एक भी ऐसा शख्स नहीं जिसने 5 लेयर फॉर्मेशन बनाया हो, और तुम कह रहे हो कि तुमने 8 लेयर बनाया है। वो तंज कसता है। अगर तुम्हें डींगे ही हाँकनी है तो कह दो कि तुम इंसान हो ही नहीं, शायद स्वर्ग से उतरे कोई गॉड हो जिसे हम बेवकूफ पहचान नहीं पाए। माइकी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। वो जवाब देता है, अनजाने में ही सही, पर तुमने एक बात सच कही। तुम जिसके सामने घुटने टेकर बैठे हो, अगर तुम उसे गॉड कहते हो तो हाँ, तुम्हारे लिए मैं एक गॉड ही हूँ। ये सुनकर यंग मास्टर जी की माँ के होश उड़ जाते हैं। वो मन ही मन सोचती है, ये मास्टर पक्का किसी बेहद पावरफुल फैमिली का हिडन एक्सपर्ट है, इसलिए ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो घबराकर जियो वांग पर चिल्लाती है, भतीजे शांत हो जाओ, हमने मास्टर को पहले ही काफी नाराज कर दिया है, उन्हें और ज्यादा ऑफेंड मत करो। जहां तक मैं देख सकती हूँ ये पक्का किसी हिडन फैमिली के यंग मास्टर है। जियो वांग हेकड़ी दिखाते हुए कहता है, तो क्या हुआ अगर वो है? सिर्फ इसलिए कि तुमने हमें पकड़ लिया, घमंड मत करो। मैं अपनी टीम का प्रोविजनल हेड हूँ। अगर हम वापस नहीं लौटे तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हमें ढूंढने आएंगी। वो धमकी देता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। 100 साल पहले हिडन फैमिलीज अनटचेबल हुआ करती थी। हमारे पास उन्हें नाराज करने की ताकत नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो बड़ी से बड़ी हिडन फैमिली को मिटा सकते हैं। इसलिए अब हमें तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। माइकी बहुत सुकून से जवाब देता है, तुम इतना आगे का क्यों सोच रहे हो? मैं तो वैसे भी तुम्हें जाने देने वाला था। ये सुनते ही यंग मास्टर जी और उसकी माँ की आंखों में चमक आ जाती है। सच में तुम हमें जाने दोगे? जी को शक होता है। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, तुम एक लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक हो। तुम हमें इतनी आसानी से नहीं जाने दोगे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? माइकी लॉजिक देता है, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुम्हारे लोग मुझे मारने आएंगे। अगर मैं उन्हें भी मार दूं तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। और सच कहूं तो मुझे तुम्हें मारकर अपने हाथ गंदे करने या अपना कर्मा खराब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपनी इमेज बनाता है। तुम यहाँ मेरी फैमिली पर हमला करने आए थे। एक फैमिली मैन होने के नाते मैंने उन्हें प्रोटेक्ट करने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। फिर माइकी असली डील रखता है, लेकिन गलतफहमी मत पालना, मैं तुम्हें फ्री में नहीं छोड़ रहा। तुम्हारी आजादी के बदले में कुछ कीमती हर्ब्स और रिसोर्सेज लूंगा। तुम लोग इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हो, है ना? जी और उसकी माँ तुरंत सिर हिलाते हैं, हम तुम्हें वो सब देंगे जो तुम मांगोगे, बस प्लीज हमें जाने दो। सीन शिफ्ट होता है जी मैंशन पर। जियो बहुत शर्मिंदा होकर गाओकिंग को माइकी का भेजा हुआ एक लेटर देता है। वो माफी मांगते हुए कहता है, अंकल मुझे माफ कर दीजिए, आपका भतीजा आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। उस आदमी के बारे में हमने जो भी सुना था वो सब सच है। वो जितना चालाक है उतना ही खतरनाक भी। आंटी और मेरा कजिन बहुत बड़े खतरे में है। जैसे ही गाओकिंग वो लेटर पढ़ता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बटलर जेन घबराते हुए कहता है, ये आदमी तो हमें दिल दहाड़े लूटने आया है। हमारा घोस्ट किंग सेक्ट प्राचीन है और हमने सालों की मेहनत से ये खजाने जमा किए हैं, और वो यंग मास्टर जी और मैडम को छोड़ने के बदले हमारी ट्रेजरी का आधा हिस्सा मांग रहा है।
हम एक बार में इतना सब कैसे दे सकते हैं? लेकिन फैमिली हेड एक सख्त फैसला सुनाता है, उसे दे दो, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। बटलर जैन झिझकता है, क्या कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी माँ से बात करना सही नहीं होगा? गाओ किंग उस पर भड़क जाता है, तुम मेरी माँ की बात कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं उनका गुस्सा कितना खराब है। वो अपने पोते से अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हैं। अगर उन्हें पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है तो वो इस जगह को खून की नदियों में बदल देंगी। मुझे और मुसीबत नहीं चाहिए, उन्हें कुछ मत बताना। अगर वो यहाँ आ गई तो सबसे पहले मेरी फैमिली हेड की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। वो ऑर्डर देता है, जाओ और माइकी को वो सब दे दो जो उसने मांगा है, बाकी मैं संभाल लूंगा। जियो सावधानी से पूछता है, अंकल क्या आप सच में उसे सब कुछ देने वाले हैं? गाओ किंग बहुत शांति और गहराई से जवाब देता है, मेरे बच्चे, जिंदगी की हर जंग जीती नहीं जा सकती, कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है। जियो कंफ्यूज हो जाता है, मुझे आपका मतलब समझ नहीं आया। हम एक इविल कल्टीवेटर से कैसे हार सकते हैं? आप जी फैमिली के हेड हैं और मैं लॉ एनफोर्समेंट में कैप्टन हूं। कोई ऐरा गहरा आकर हमें ऐसे दबा दे? मैं अथॉरिटीज से बात करूंगा और सपोर्ट के लिए सच में पावरफुल लोगों को बुलाऊंगा। चिंता मत कीजिए, मैं जी फैमिली की नींव हिलने नहीं दूंगा। गाओ किंग एक गहरी आह भरता है, मेरे प्यारे भतीजे, मैं जानता हूं तुम्हारा इरादा अच्छा है, तुम मेरा सिर झुके हुए नहीं देख सकते, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। ना तो मैं कोई साधु हूं और ना ही कोई बेवकूफ जो अपना सब कुछ ऐसे ही लुटा दे। वो अपने असली प्लान का हिंट देता है, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। बहुत जल्द माइकी को लगेगा कि वो जीत गया है, लेकिन असलियत में वो हमारे जाल में और गहरा धंसता जाएगा। अब तक वो चालें चल रहा था और हम बेवकूफ बन रहे थे, लेकिन अब चाल चलने की बारी हमारी है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि माइकी की पूरी फैमिली साथ बैठकर डिनर कर रही है। माइकी और लिली दोनों ही अब फाउंडेशन रेल्म के मिड स्टेज पर पहुंच चुके हैं। लिली धीमे स्वर में पूछती है, माइकी जब से तुम वापस आए हो तुम लगातार लड़ रहे हो और हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो। इस सब की वजह से मैं तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में पूछना ही भूल गई। मैं जानना चाहती हूँ कि वो हेवन असल में कैसा है और वहाँ जस्टिस कैसे काम करता है। माइकी हल्का सा मुस्कुराता है, तुम्हें हेवन में इतना इंटरेस्ट कब से हो गया? तभी सोफिया एक्साइटमेंट में बीच में बोल पड़ती है, हाँ डैड, मुझे भी जानना है, क्या वहाँ के लोग भी हमारी तरह रोज टेस्टी उबले अंडे खाते हैं? माइकी हंस पड़ता है और अपनी प्लेट से एक अंडा सोफिया की प्लेट में रख देता है। वो दुनिया सच में अद्भुत है बेटा, तुम कह सकती हो कि वहाँ सब कुछ यहाँ की चीजों से 10 गुना बेहतर है। जब हमारी पूरी फैमिली काफी स्ट्रांग हो जाएगी तो हम पक्का एक साथ वहाँ चलेंगे, तब तुम खुद देखना कि वो जगह कितनी इनक्रेडिबल है। लिली झिझकते हुए पूछती है, अगर वहाँ सब कुछ इतना अद्भुत था तो तुम मरे कैसे? तुमने कहा था कि तुम हद से ज्यादा ताकतवर थे। ये सुनकर माइकी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। लिली, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, साजिशों का शिकार हो सकता है, और मैं उन्हीं ताकतवर लोगों में से एक था। वो हेवन का कड़वा सच बताता है। हेवन में सिर्फ एक ही नियम चलता है, ताकतवर कमजोर को दबाता है। इसीलिए हर कोई पावर के पीछे भागता था, रास्ता सही हो या गलत इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे इसी सोच की वजह से ग्रेट एंशिएंट वॉर शुरू हो गई। युद्ध के बाद कई रेल्म्स अलग हो गए और सब अपनी अपनी टेरिटरीज में सेटल हो गए। हजारों सालों तक बैलेंस बना रहा, लेकिन कुछ दिन पहले वो बैलेंस टूट गया। माइकी याद करता है, किसी को नहीं पता कैसे, लेकिन संतुलन बिगड़ने लगा और एक भयानक संगठन ऑर्गेनाइजेशन उभर कर आया। उनका सिर्फ एक मकसद था, सारे कल्टीवेटर्स को खत्म करना। जब मैं सिक्लूजन में अपनी कल्टीवेशन पर पूरा फोकस कर रहा था तब उन्होंने मुझ पर सरप्राइज अटैक किया। उन्होंने हेवन के कई और बड़े फिगर्स के साथ भी यही किया। नतीजा ये हुआ कि अनगिनत लोग मारे गए और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खत्म हो गया। मुझे नहीं पता कि अब हेवन कैसा दिखता होगा, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना है ताकि मैं वापस जा सकूं, अपनी दुनिया पर फिर से कंट्रोल पा सकूं और सच्चाई का पता लगा सकूं। मुझे जानना है कि मेरी लोकेशन किसने ली की थी। लिली कहती है, लेकिन मैंने कहानियों में सुना है कि इमॉर्टल्स को किसी चीज की परवाह नहीं होती, तो कुछ इमॉर्टल्स सिर्फ पावर के लिए दूसरों को क्यों मारेंगे? माइकी जवाब देता है, टीवी शोज को रेटिंग्स चाहिए होती है, इसीलिए वो कुछ भी बकवास दिखाते हैं। असली दुनिया वैसी नहीं है जैसी टीवी पर दिखती है। टीवी तो ये भी दिखाता है कि सारे इंसान दयालु और नेक क्या होते हैं। अगर ये सच होता तो 2 वर्ल्ड वॉर क्यों होते? सोफिया मासूमियत से कहती है, डैड मुझे भी ये समझ नहीं आता, लोग एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं? हमें बस साथ मिलकर खेलना चाहिए, वो कितना ज्यादा मजेदार होता। लड़ाई से तो कुछ हासिल नहीं होता। माइकी एक उदास मुस्कान के साथ कहता है, बेटा अगर पूरी दुनिया ऐसा सोचती तो ये जगह जन्नत होती, लेकिन अफसोस ये नामुमकिन है। तभी कमरे के बाहर से एक आवाज आती है, मैं जी गाओ किंग हूँ, मैं अपना सम्मान पेश करने आया हूँ, प्लीज बाहर आइए और मेरी फैमिली को रिहा कर दीजिए। यंग मास्टर जी और उसकी मां राहत की सांस लेते हैं। फाइनली डैड आ गए। माइकी बाहर निकलता है और शांति से कहता है, अगर तुम यहाँ आए हो तो पक्का खाली हाथ नहीं आए होगे। क्या तुम वो सब लाए हो जो मैंने मांगा था? गाओ किंग गहरा झुकर माफी मांगता है, मेरे बेटे और मेरी पत्नी ने आपको नाराज करके बहुत बड़ी गलती की। सच कहूं तो मैं अपने रोजमर्रा के कामों में बहुत बिजी था और जब तक मुझे पता चला कि क्या हुआ है बहुत देर हो चुकी थी। ये मेरी गलती है, मैं अपनी फैमिली को टाइम पर डिसिप्लिन सिखा नहीं पाया। वो आगे कहता है, लेकिन चूंकि गलती हुई है तो माफी मांगना जरूरी है। मैं वो सब कुछ लाया हूँ जो आपने मांगा था। मेरा पछतावा पूरी तरह सच्चा है। प्लीज मेरी पत्नी और बच्चे को छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि जी फैमिली आपको दोबारा कभी परेशान नहीं करेगी। बटलर, इन्हें दिखाओ कि इनका मांगा हुआ सारा सामान यहाँ है।
बटलर जैन ट्रेजरी खोलकर दिखाता है। माइकी सिर हिलाता है। बढ़िया, तुम सब कुछ ले आए। लिली, इन्हें छोड़ दो, इन्होंने अपना वादा निभाया है। लिली यंग मास्टर जी और उसकी माँ को आजाद कर देती है। गाओ किंग बहुत सम्मान के साथ कहता है, मुझे उम्मीद है कि अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। अब से हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं होगा। चलिए हाथ मिलाते हैं और पुरानी कड़वाहट को मिटा देते हैं। माइकी हाथ मिलाते हुए जवाब देता है, जब तक तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे मैं भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। जैसे ही गाओ किंग वहां से निकलता है वो मन ही मन सोचता है, या तो तुम इस हाथ मिलाने की इज्जत रखोगे या फिर ये तुम्हारे लिए ऐसा बोझ बन जाएगा जिसे तुम उठा नहीं पाओगे। कार के अंदर बैठते ही यंग मास्टर जी गुस्से में फट पड़ता है। डैड, आपने ये क्या किया? उस आदमी ने मेरी और मॉम की बेइज्जती की और आप उसे जी फैमिली की आधी दौलत देकर आए। मुझे लगा था आप आएंगे तो उसे बर्बाद कर देंगे, इसके बजाय आप गिफ्ट्स लेकर गए। आपने सच में मुझे निराश किया है। गाओ किंग उसे हिकारत से देखता है। निराश तो मैं हूं कि मेरा खुद का बेटा इतना बड़ा बेवकूफ हो सकता है। क्या तुम मेरी सिखाई हुई सारी बातें भूल गए? कुछ चीजें दिखावे के लिए होती हैं, लेकिन असली मकसद हमेशा दिमाग में साफ होता है। वो समझाता है, उस वक्त तुम दोनों उसके कब्जे में थे। अगर मैं पावरफुल अटैक करता तो वो सबसे पहले तुम दोनों को मार देता। भले ही मैं लड़ाई जीत जाता, लेकिन फिर भी मैं हार जाता। लेकिन अब जब मैंने तुम्हें रिहा करवा लिया है तो मैं अपने दुश्मन के साथ जैसे चाहे वैसे निपट सकता हूँ। रही बात खजाने की, तो उसे हम कभी भी वापस ले सकते हैं। जी की माँ उस पर भड़कती है, तुम मेरे बेटे से ऐसे बात नहीं कर सकते। तुमने उसे बेवकूफ क्यों कहा? गाओ किंग पलटवार करता है, मुझे इसे बेवकूफ नहीं कहना चाहिए था, मुझे इसकी माँ को बेवकूफ कहना चाहिए था। तुम दोनों इडियट्स हो। तुम शादी के बाद अपने साथ ब्लैक ज़ॉम्बी किंग लेकर आई थी और आज तुमने अपना वो वेडिंग गिफ्ट भी खो दिया। तुम अपने बेटे को बचाने गई थी तो क्या हुआ? तुमने कुछ हासिल नहीं किया। वो कड़वा सच बोलता है। तुम्हें पता है तुम क्यों फेल हुई? क्योंकि तुम्हारा दिमाग भूसे से भरा है। अगर तुमने अक्ल का इस्तेमाल किया होता तो ब्लैक ज़ॉम्बी किंग के होते हुए तुम कभी नहीं हारती। और एक बार सोचो, आज मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए किया। अगर मैं अंधा होकर घुस जाता और तुम दोनों को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? आखिर में गाओ किंग अपना असली चेहरा दिखाता है। ये मत समझना कि मैंने उस आदमी को छोड़ दिया है। मैं उसके साथ आगे जो करने वाला हूँ वो अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता।